हे एवरीवन, वेलकम टू जेके सिविल सर्विसेज। आज का जो वीडियो है वो आपका एक वन शॉट वीडियो रहने वाला है रीजनिंग पे। और इस वीडियो में हम लोग मेन कॉन्सेप्ट्स जो है रीजनिंग के वो डिस्कस करेंगे। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस और पैटर्न्स है वो यहाँ पे डिस्कस किए जाएंगे। और यहाँ पे आपको एक ओवरव्यू दिया जाएगा पूरी रीजनिंग का, क्योंकि ऑलरेडी हम जेके पीएसआई और वीएलडब्ल्यू में आपका रीजनिंग कंप्लीट करा चुके हैं। अगर आपने अभी तक वो नहीं देखे हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं, वहाँ पे आपको लिंक मिल जाएंगे प्लेलिस्ट के, वहाँ से आप लोग वो वीडियोस देख सकते हैं। और अगर हम आपको कोई भी टेस्ट चाहिए, नोट्स चाहिए या पीडीएफ चाहिए तो वो भी आप ऐप से ले सकते हैं, और ऐप का जो लिंक है वो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो आज का वीडियो जो है वो आपका रीजनिंग के ऊपर रहने वाला है, और ये एक वन शॉट वीडियो रहेगा। इसमें हम वो सारे टॉपिक्स डिस्कस करेंगे जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, उनके रिलेटेड जो क्वेश्चंस है वो हम डिस्कस करेंगे। और क्योंकि जेके एसएसबी में जो है लेवल इतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं आता है, या तो इजी आता है या तो मॉडरेट आता है। ठीक है, कुछ परसेंटेज रहता है पेपर का, वो तो हर किसी एग्ज़ाम में रहता है, जहाँ पे आपको थोड़ा सा ज़्यादा टफ देखने को मिलेगा और वो मोस्टली बच्चे अटेम्प्ट नहीं कर पाते हैं। बट अगर मैं नॉर्मली बात करूँ तो एग्ज़ाम पैटर्न जो है दैट इज़ इजी टू मॉडरेट। तो इसी हिसाब से आज जो है हम क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। स्टेटमेंट है, इन अ वन डे क्रिकेट मैच द टोटल रन्स मेड बाय अ टीम वर 200। ठीक, आउट ऑफ दीज 160 रन्स वर मेड बाय स्पिनर्स। तो क्या कहता है कि एक क्रिकेट मैच में टोटल रन्स जो है वो 200 बनाए गए थे। इसमें से 160 रन जो है वो स्पिनर्स ने बनाए थे सिर्फ। ठीक है, तो अब देखिए कंक्लूजन क्या बता रहा है। 80% ऑफ द टीम कंसिस्ट्स ऑफ स्पिनर्स। देखिए ऐसा कहीं पे भी आपको क्वेश्चन में देखने को नहीं मिलेगा कि 80% जो है वो स्पिनर्स हैं। कहीं पे स्टेटमेंट में ऐसा नहीं बोला गया है। ठीक है, द ओपनिंग बैट्समैन वर स्पिनर्स। ये भी नहीं बोला गया है कि ओपनिंग बैट्समैन कौन थे, स्पिनर्स थे या कोई और थे। तो बात ही नहीं की गई है कि पहले कौन बैट करने गया, इसकी भी बात नहीं की गई है कि कितने परसेंट स्पिनर्स हैं टीम में। ठीक है, दोनों स्टेटमेंट्स जो है वो क्या रहेंगी आपकी, वो गलत हो जाएंगी। तो यहाँ पे जब आपको ये क्वेश्चन दिया जाता है तो मोस्टली यहाँ पे आपको पूछा जाता है इन दो स्टेटमेंट्स में से करेक्ट कौन सी है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, नाइदर वन नॉर टू जो है वो ऑप्शन आपको करेक्ट करना है। ओके चलिए अभी सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है, द ओल्ड ऑर्डर चेंज यील्डिंग प्लेस टू न्यू। क्या कह रहा है कि ओल्ड ऑर्डर जो है, मान लीजिए आज मैंने एक ऑर्डर निकाला, उसके बाद मैंने 2 साल बाद, मान लीजिए 2022 में मैंने एक ऑर्डर निकाला, फिर 2024 में मैंने और एक ऑर्डर निकाला। अब ये ऑर्डर जो है ये ओल्ड बन गया है और ये ऑर्डर जो है वो न्यू हो गया है। ठीक, तो क्या कह रहा है, द ओल्ड ऑर्डर चेंज यील्डिंग प्लेस टू द न्यू। कह रहा है कि ओल्ड ऑर्डर जब चेंज हो जाता है तो उसकी जगह पे एक नया ऑर्डर बन जाता है। ठीक है, ये स्टेटमेंट है। अब देखिए कंक्लूजन क्या बता रहा है, चेंज इज़ द लॉ ऑफ नेचर। चेंज इज़ द लॉ ऑफ नेचर, देखिए ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। ये यूनिवर्सल ट्रूथ है कि चेंज इज़ द लॉ ऑफ नेचर। ऑब्वियसली नेचर में चीज़ें चेंज होती रहती है। आप अगर क्लाइमेट को लें तो क्लाइमेट में भी आप देख सकते हैं, क्लाइमेट भी कांस्टेंट नहीं रहता है, वो भी चेंज होता रहता है। अगर आप सीजन्स देखेंगे तो सीजन्स भी चेंज होते रहते हैं। ईयर देखेंगे तो ईयर भी चेंज होते रहते हैं। तो जो चेंज है दैट इज़ द लॉ ऑफ द नेचर। नेचर में जितनी भी सारी चीज़ें हैं उनमें कोई ना कोई चेंज आता रहता है। तो जब भी यूनिवर्सल ट्रूथ की बात की जाए वो हमेशा कंक्लूजन क्या होगा, राइट होगा। ठीक है, तो ये तो राइट हो जाएगा। अब देखिए, डिस्कार्ड ओल्ड आइडियाज़ बिकॉज दे आर ओल्ड। अब ये क्या बोल रहा है कि ओल्ड आइडियाज़ जो है डिस्कार्ड कर देने चाहिए उनको, यानी कि उनको क्या करने चाहिए, फेंक देने चाहिए, ख़त्म कर देने चाहिए। किनको, ओल्ड आइडियाज़ को। क्यों, जस्ट बिकॉज वो पुराने हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता है। अभी भी अगर आप देखोगे हमारी सोसाइटी में ओल्ड जो ट्रेडिशंस है, ओल्ड जो आइडियाज़ या वैल्यूज़ है वो अभी भी परसिस्ट करती हैं, वो अभी भी हैं। ठीक है और स्टेटमेंट कहीं पे भी ये नहीं कहता कि ओल्ड आइडियाज़ को क्या करो, डिस्कार्ड कर दो। बट हाँ, पहली स्टेटमेंट ट्रू होगी क्योंकि वो एक यूनिवर्सल ट्रूथ है और यूनिवर्सल ट्रूथ हमेशा ट्रू होता है। तो इसलिए इसका आंसर क्या आएगा, ओनली वन, यानी कि सिर्फ पहली स्टेटमेंट जो है वो सही है। चलिए आप देखते हैं हमारा थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है, पॉपुलेशन इंक्रीज कपल्ड विद डिप्लीटिंग रिसोर्सेज। यानी कि
अगर पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रही है, ठीक है, इसके साथ साथ क्या हो रहा है, जो हमारे पास रिसोर्सेज है वो डिक्रीज़ हो रही है। रिसोर्सेज यानी कि हमारे पास प्लांट्स हो गए, वेजिटेबल्स हो गए, ठीक है, या हमारा लैंड हो गया जो अवेलेबल है, ठीक है, या वाटर हो गया, वो सारी रिसोर्सेज क्या है वो कम हो रही हैं। कैसे? जैसे ही पॉपुलेशन इंक्रीज़ होती जा रही है, ठीक। तो अब ये बोल रहा है कि जैसे ही पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो जाएगी तो रिसोर्सेज कम हो जाएंगी और ये डेवलपिंग कंट्रीज़ का क्या आ जाएगा, सिनेरियो रहेगा आगे जाकर। यानी कि जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनमें मोस्टली पॉपुलेशन ग्रो कर रही है तो उनमें रिसोर्सेज कम होती जाएंगी आगे जाकर। स्टेटमेंट ये बता रहा है। अब देखिए कंक्लूजन। कंक्लूजन बता रहा है दैट पॉपुलेशन ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज़ विल नॉट कंटिन्यू टू इंक्रीज इन द फ्यूचर। देखिए अगर आप स्टेटमेंट ही पढ़ेंगे तो स्टेटमेंट खुद बता रहा है कि पॉपुलेशन जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है डेवलपिंग कंट्रीज़ में, और आपको कंक्लूजन पहला क्या बोल रहा है वो तो पूरा उल्टा है स्टेटमेंट के। द पॉपुलेशन ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज विल नॉट कंटिन्यू टू इंक्रीज, जबकि यहाँ पे क्या बोल रहा है ये आपका कंक्लूजन कह रहा है कि पॉपुलेशन इंक्रीज नहीं होगी, लेकिन स्टेटमेंट कह रहा है इंक्रीज होगी। तो ये तो बिल्कुल स्टेटमेंट के ऑपोजिट है, तो ये गलत हो जाएगी, ठीक है। अब देखिए सेकंड कंक्लूजन क्या है, इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर द गवर्नमेंट ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज टू प्रोवाइड इट्स पीपल डिसेंट क्वालिटी ऑफ लाइफ। देखिए क्या होता है, जब जब पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगी तो ऑब्वियसली रिसोर्सेज कम हो जाएंगे। अब एक इंसान को पहले क्या 1 लीटर ऑफ वाटर मिल रहा था, अब एक इंसान को आधा लीटर ऑफ वाटर मिल रहा है, तो क्या हो गया, क्वालिटी ऑफ लाइफ कम हो गई ना। तो डेफिनेटली गवर्नमेंट जो है वो अच्छी क्वालिटी नहीं दे पाएगा लोगों को, ठीक है। तो सेकंड कंक्लूजन जो है वो बिल्कुल आपका सही रहेगा, तो इसलिए इसका आंसर आएगा ओनली 2, ठीक है। अब देखिए हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि सम एक्टर्स आर सिंगर्स, ऑल द सिंगर्स आर डांसर्स। देखिए क्या कह रहा है, सम एक्टर्स, ये मान लीजिए एक्टर है, कुछ एक्टर जो है वो क्या है, वो सिंगर्स है, सिंगर्स हैं, ठीक है। तो कुछ ये जो है कुछ एक्टर, ये एक्टर्स भी है और सिंगर्स भी है, ठीक। ऑल द सिंगर्स आर डांसर्स, लेकिन ये सारे जो सिंगर्स हैं ये किसके अंडर आएंगे, डांसर्स के अंदर, ठीक। दैट मीन्स ये जो सारे सिंगर्स हैं ये डांसर्स भी हैं, और इन इन एक्टर्स में से कुछ जो एक्टर्स हैं वो सिंगर भी हैं और एक्टर भी हैं, और ये सारे सिंगर्स जो है ये सारे डांसर्स हैं, समझ गए। अब कंक्लूजन क्या कह रहा है, सम एक्टर्स आर डांसर्स, सम एक्टर्स आर डांसर्स। यस देखिए ये वाला पोर्शन जो है, ये वाला पोर्शन किसके अंडर आ रहा है, सिंगर्स के साथ तो आ ही रहा है, लेकिन देखिए डांसर्स के बीच में भी आ रहा है, तो दैट मीन्स कुछ एक्टर्स जो है वो डांसर्स भी हैं, तो ये तो हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नो सिंगर इज़ एक्टर, कह रहा है कि कोई भी सिंगर जो है वो एक्टर नहीं है, लेकिन हमने यहाँ पे देखा, देखिए कुछ एक्टर्स सिंगर भी है, दैट मीन्स कुछ सिंगर्स जो है वो एक्टर्स भी हैं, तो ये वाली स्टेटमेंट गलत हो जाएगी, ठीक। ये कह रहा है कि कोई भी सिंगर एक्टर नहीं है, लेकिन हमने देखा कि कुछ सिंगर और एक्टर्स में कॉमन है ना, तो दैट मीन्स कुछ सिंगर ऐसे हैं जो एक्टर भी हैं, ठीक है। तो ये वाली स्टेटमेंट गलत हो जाएगी, पहली वाली स्टेटमेंट आपकी राइट हो जाएगी। तो इसका ओनली वन जो है वो फॉलो करेगा, यानी कि सिर्फ आपकी पहली स्टेटमेंट जो है वो सही है। आई होप ये क्वेश्चन फिर से समझ आ गया होगा आपको। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, ऑल द हारमोनियम्स आर इंस्ट्रूमेंट्स, क्या बोल रहा है, एक सेकेंड। देखिए कह रहा है ऑल द हारमोनियम्स आर इंस्ट्रूमेंट्स, ये सारे हारमोनियम क्या है, ये इंस्ट्रूमेंट भी है। देखिए जब आपको क्या करना होता है ना, एक सेकेंड, जब आपको पूछा बोला गया हो ना कि ये जो चीज़ है ये, देखिए मान लीजिए आपको बोला गया ऑल द हारमोनियम्स आर इंस्ट्रूमेंट्स, यानी कि ये सारे हारमोनियम जो है ये सारे क्या है, ये सारे इंस्ट्रूमेंट ही हैं, तो आपको ऐसी वाली फिगर बनानी होती है, ये सारे हारमोनियम्स को आपको इंस्ट्रूमेंट के अंदर डालना होता है, ठीक है। तो ये आ गया आपका इंस्ट्रूमेंट, ठीक। ये हो गई फर्स्ट स्टेटमेंट। अब वो बोलता है ऑल द इंस्ट्रूमेंट्स आर फ्लूट्स, और ऑल द इंस्ट्रूमेंट्स, ये इंस्ट्रूमेंट्स हो गए, ये सारे किस में डालेंगे, फ्लूइड्स में, ठीक है। तो ये सारे फ्लूट्स हैं, बोल रहा है ऑल द हारमोनियम्स आर इंस्ट्रूमेंट्स एंड ऑल द इंस्ट्रूमेंट्स आर फ्लूट्स, समझ गए। अब देखिए आप क्या बोल रहे हैं, ऑल द फ्लूट्स आर इंस्ट्रूमेंट्स, क्या ट्रू है, ऑल द फ्लूट्स, देखिए ये सारे फ्लूट्स, ये सारे हैं फ्लूट्स, ठीक है। ये जो बाहर वाला गोला है ये है फ्लूट, इसमें से ये वाला पोर्शन जो है फ्लूट का, ये वाला पोर्शन जो है वो इंस्ट्रूमेंट है, लेकिन ये वाला पोर्शन तो इंस्ट्रूमेंट नहीं ना है, क्योंकि इंस्ट्रूमेंट के बाहर लाई कर रहा है, तो पहली स्टेटमेंट आपकी गलत हो जाएगी। सेकेंड स्टेटमेंट क्या है, ऑल द हारमोनियम्स आर फ्लूट्स।
अब ये पूरा हारमोनियम देखिए, ये पूरा किसके अंदर लाई कर रहा है, फ्लूट के अंदर। फ्लूट तीसरा वाला है आपका, हारमोनियम आपका पहला वाला है। तो पहला वाला जो है वो तीसरे वाले के पूरे अंदर है, यानी कि हर एक हारमोनियम जो है वो फ्लूइड है, ठीक है, वो फ्लूट है, ठीक है। तो ये सेकंड स्टेटमेंट जो है वो आपकी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगी। तो दैट मीन्स ओनली 2 जो है वो आपकी यहाँ पे करेक्ट होगी। आई होप ये चीज़ समझ आ गई होगी आपको। अब देखिए, अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सम काउज आर क्रोज। कुछ काउज जो है वो क्रोज है। एक सेकेंड, बोल रहा है कुछ काउज, ये कुछ काउज हो गई, ये क्या है, क्रोज है, ठीक है। तो ये काउ हो गया, इसको हम CR लिख लेंगे, ठीक। तो कुछ काउज जो हैं वो क्रोज हैं, ठीक, ये कॉमन है इनके बीच में। एंड सम क्रोज आर एलिफेंट्स, और कुछ क्रो जो हैं वो क्या है, एलिफेंट है। तो कुछ क्रो जो हैं वो एलिफेंट है। अब बोल रहा है सम काउज आर एलिफेंट्स, तो सम काउज आर, ये एलिफेंट है, ठीक है। तो सम काउज आर एलिफेंट्स, देखिए काउ कहाँ पे है, एलिफेंट कहाँ पे, दोनों अलग अलग हैं, तो इनमें कुछ कॉमन नहीं है। तो ये क्या आ जाएगा, ये गलत आ जाएगी स्टेटमेंट। सम क्रोज आर एलिफेंट्स, कुछ क्रो जो हैं, ये देखिए कुछ क्रो जो हैं वो एलिफेंट है। येस, इन दोनों के बीच में बिल्कुल कॉमन चीज़ें हैं। तो दैट मीन्स कुछ क्रो जो हैं वो एलिफेंट हैं। तो एक सेकेंड, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, इसका आपका आंसर सेकंड स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगी, फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो आपकी रॉन्ग हो जाएगी। तो इसका आ जाएगा ओनली 2 आंसर, ठीक, ओनली 2, ये नाइदर नॉर में देखना, ठीक है। इसका क्या आंसर आएगा, ओनली 2। समझ लग गई आपको। चलिए, आई होप ये भी क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन। अब देखिए, अब है हमारे पास नेक्स्ट, शुड इंडिया एनकरेज एक्सपोर्ट्स व्हेन मोस्ट थिंग्स आर इनसफिशिएंट फॉर इंटरनल यूज़ इटसेल्फ। कह रहा है कि क्या इंडिया को एक्सपोर्ट करना चाहिए। एक्सपोर्ट यानी कि जब इंडिया से चीज़ें बाहर जाती हैं, इम्पोर्ट यानी कि जब बाहर से चीज़ें इंडिया के अंदर आती हैं, इसको बोलते हैं इम्पोर्ट, इसको बोलते हैं एक्सपोर्ट। तो ये बोल रहा है क्या इंडिया को चीज़ें एक्सपोर्ट करनी चाहिए, यानी कि बाहर की कंट्रीज़ में भेजनी चाहिए चीज़ें, जब इसके अपने पास बहुत कम पड़ रही हैं चीज़ें, ठीक। देखिए आर्गुमेंट्स क्या है, येस वी हैव टू अर्न फॉरेन एक्सचेंज टू पे फॉर आर इम्पोर्ट्स। देखिए, अगर आप देखेंगे ना तो कभी भी हम एक्सपोर्ट नहीं कर पाएंगे अगर हम चीज़ों को बहुत ज़्यादा यूज़ करते रहेंगे, क्योंकि हमारी नीड्स जो है ना वो कभी सेटिस्फाई होती नहीं है। तो इसलिए पहली स्टेटमेंट जो है वो सही है। क्यों, क्योंकि हमें क्या करना होता है, हमें एक्सपोर्ट जब करेंगे तो फॉरेनर्स हमें उस एक्सपोर्ट के बदले पैसे देंगे, उसको हम बोलते हैं फॉरेन रिजर्व। तो वो फॉरेन रिजर्व हमारे पास बचा रहेगा और हम अपनी नीड्स को जो है उससे फिलफिल कर सकते हैं, चीज़ें वगैरह खरीद सकते हैं, ठीक है। तो पहली स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि हमें एक्सपोर्ट करना चाहिए ताकि हम क्या करें, फॉरेन से कुछ ना कुछ पैसा ले आए, ठीक। नो इवन सिलेक्टिव एनकरेजमेंट वुड लीड टू शॉर्टेजेस, ठीक। तो ये क्या बोल रहा है कि हमें एक्सपोर्ट नहीं करना चाहिए, तो ये वाली स्टेटमेंट गलत है। एक्सपोर्ट हमें करना चाहिए, ठीक है, ताकि वहाँ से जब हम एक्सपोर्ट करेंगे, मान लीजिए हमने राइस एक्सपोर्ट किया, राइस बेच दिया दूसरी कंट्रीज़ को, तो वो हमें उसके बदले में पैसे देंगे, तो वो पैसे हमारे पास रहेंगे, उसके बाद हम उन पैसों से कुछ भी खरीद सकते हैं। अगर हमारे पास कमी भी हो जाए चीज़ों की तो हम खरीद सकते हैं। तो इसलिए हमें एक्सपोर्ट बिल्कुल करना चाहिए, ठीक है। और एक्सपोर्ट जो है वो एक इकोनॉमी का एक पॉजिटिव पॉइंट होता है, ठीक है। तो ये सेकंड स्टेटमेंट गलत आएगी, फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो आपकी करेक्ट रहेगी, ठीक। सेकंड स्टेटमेंट गलत क्यों है, क्योंकि वो बोल रही है कि हमें एक्सपोर्ट नहीं करना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब ये बोल रहे हैं शुड ऑल द ड्रग्स पेटेंटेड एंड मैन्युफैक्चर्ड इन वेस्टर्न कंट्रीज बी फर्स्ट ट्राइड आउट ऑन सैम्पल ऑन, एक सेकेंड, ऑन सैम्पल बेसिस बिफोर गिविंग लाइसेंस फॉर सेल टू जनरल पब्लिक इन इंडिया। बोल रहा है कि जो भी पेटेंटेड ड्रग्स हैं, पेटेंट का मतलब होता है, मान लीजिए मैंने एक ड्रग बनाया तो मैं उस पर अपना राइट क्लेम करूँगी, उसको रजिस्टर करवा लूँगी, ठीक है, उसको बोलते हैं, और उसके बदले में एक राइट ले लूँगी, उसको बोलते हैं पेटेंट। इनको हम IPR भी बोलते हैं, दैट इज़ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, यानी कि जो एक इंसान के इंटेलेक्ट पे राइट मिलते हैं। इंटेलेक्ट यानी कि आपकी इंटेलिजेंस, आपकी नॉलेज पे जो आपको राइट मिलता है उसको बोलते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। तो पेटेंट जो है वो एक तरह का IPR है। किस पे आपको मिलता है, जब आप कोई ड्रग बनाएंगे या कोई आप इन्वेंशन करते हैं, ठीक। तो कहता है जब भी हम किसी ड्रग को, मान लीजिए वेस्टर्न कंट्रीज़ किसी भी ड्रग को पेटेंट कर रही है, तो क्या हमें इंडिया में वो बेचने से पहले, इंडिया में वो यूज़ करने से पहले उनको एक बार सैम्पल टेस्ट करना चाहिए। अब देखिए आर्गुमेंट्स क्या है, येस मैनी सच ड्रग्स रिक्वायर डिफरेंट डोजेज एंड ड्यूरेशन फॉर इंडियन पॉपुलेशन एंड हेंस इट इज़ नेसेसरी। कह रहा है कि हाँ नेसेसरी है, क्योंकि हर एक इंसान की डोजेज अलग अलग हैं। बच्चे को अलग डोज चाहिए, ओल्ड एज को अलग डोज चाहिए, नॉर्मल इंसान को अलग डोज चाहिए। तो उनको हमें टेस्ट करने के लिए कि किसको कितनी डोजेज चाहिए, हमें उस ड्रग को जो है टेस्ट करना ज़रूरी है, ठीक। तो ये बिल्कुल सही है।
नो दिस इज़ जस्ट नॉट फीजिबल एंड कैन नॉट बी इम्प्लीमेंटेड। सेकंड स्टेटमेंट क्या बोल रही है, ये एक इग्नोरेंस का एटीट्यूड आपको दिखा रहा है कि नहीं नहीं नहीं, हम नहीं कर सकते, हमें बिल्कुल भी क्या नहीं करना, हमें तो बिल्कुल भी टेस्ट वगैरह नहीं करना, क्यों इतनी ज़्यादा सिर खपाई करनी है, हमें नहीं करना टेस्ट। तो जब ऐसी स्टेटमेंट्स आती है ना जहाँ पे आपको एक नेगेटिव इम्पैक्ट मिले, यानी कि जहाँ पे कोई एफर्ट ना लेने की बात हो रही हो, तो उसको हमेशा गलत ठहराया जाता है, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपकी करेक्ट हो जाएगी, ठीक। और ऐसा नहीं कर सकते, नो क्यों, मतलब नो बोल रहा है कि ड्रग को टेस्ट मत करो। तो मान लीजिए हमने बिना टेस्ट किए वो लोगों को डोजेस दे दिए, कहीं पे ज़्यादा हो गए कहीं पे कम हो गए, तो फिर वो ह्यूमन हेल्थ के लिए हार्मफुल रहेगा ना। तो ये तो वैसी स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। तो ओनली वन इसका आंसर रहेगा, ठीक। उसके बाद है शुड इंडिया मेक एफर्ट्स टू हार्नेस सोलर एनर्जी टू फुलफिल इट्स एनर्जी रिक्वायरमेंट्स। क्या बोल रहा है कि क्या इंडिया को सोलर एनर्जी पे स्विच करना चाहिए, क्या इंडिया को सोलर एनर्जी यूज़ करनी चाहिए ताकि अपनी एनर्जी रिक्वायरमेंट्स को मीट कर सके। अब देखिए आर्ग्यूमेंट्स क्या है। आर्ग्यूमेंट्स है येस मोस्ट ऑफ द एनर्जी रिसोर्सेज यूज्ड एट प्रेजेंट इज़ एग्जॉस्टेबल। बोल रहे हैं हाँ, क्योंकि बहुत सारी जो हम एनर्जी रिसोर्सेज यूज़ कर रहे हैं इंडिया में वो क्या है, एग्जॉस्टेबल है। एग्जॉस्टेबल माने कि वो एक ना एक दिन ख़त्म हो जाएंगी, ठीक है। अगर आप उनको यूज़ करते रहोगे तो वो क्या हो जाएंगी, वो ख़त्म हो जाएंगी, उसको बोलते हैं एग्जॉस्टेबल। इनएग्जॉस्टेबल होते चाहे आप कितना भी खर्च करो किसी चीज़ को, वो कभी भी ख़त्म नहीं होती, वो फिर से रीजेनरेट यानी कि रिन्यू होती रहती है, उसको बोलते हैं इनएग्जॉस्टेबल। लेकिन एनर्जी जो है वो एग्जॉस्टेबल है, तो इसलिए हमें सोलर एनर्जी यूज़ करनी चाहिए ताकि बाकी जो एनर्जीज़ है उनका कम यूजेज हो और वो एग्जॉस्ट ना हो जाए, ख़त्म ना हो जाए, ठीक है। अब देखिए सेकंड स्टेटमेंट बताती है नो हार्नेसिंग सोलर एनर्जी रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ कैपिटल विच इंडिया लैक्स इन। देखिए फिर से आ गया ना एक इग्नोरेंट एटीट्यूड। क्या बोल रहे हैं कि नहीं नहीं नहीं, हम नहीं कर सकते, हमें नहीं करना चाहिए सोलर एनर्जी पे स्विच, क्योंकि हमारे पास इतना कैपिटल नहीं है। अगर नहीं है कैपिटल तो आप कोशिश करिए ना, आप कोशिश करिए, क्योंकि अगर आपको एफर्ट्स लेने पड़ेंगे तो आपको फ़ायदा भी तो होगा। तो ये सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल भी गलत है। और ऐसा नहीं है कि इंडिया के पास कैपिटल नहीं है। जो सोलर एनर्जी है उसका जो इम्प्लीमेंटेशन होता है बहुत इजी होता है, तो उसमें कोई भी ज़्यादा कैपिटल नहीं लगता होता है। तो ये सेकंड स्टेटमेंट आपकी गलत है, फर्स्ट स्टेटमेंट आपकी करेक्ट हो जाएगी कि येस हम लोगों को सोलर एनर्जी यूज़ करनी चाहिए, क्योंकि जो हम बाकी एनर्जीज़ जो एग्जॉस्टेबल एनर्जीज़ है उन पे प्रेशर कम पड़े, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या है, शुड देयर बी स्टूडेंट यूनियन इन कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़। देखिए आपको पता है कि कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ में स्टूडेंट यूनियन होती है, जो स्टूडेंट्स के डिमांड्स या कोई भी ग्रीवेंसेस होते हैं उनको फॉरवर्ड लेकर आती है। आर्ग्यूमेंट्स क्या है, बोल रहे हैं क्या स्कूल और क्या कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट यूनियन होनी चाहिए। अब देखिए आर्ग्यूमेंट्स है येस इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एज स्टूडेंट्स आर फ्यूचर पॉलिटिकल लीडर्स। बोलता है कि हाँ होनी चाहिए, क्योंकि स्टूडेंट्स जो है वही आगे जाकर पॉलिटिकल लीडर्स बनने वाले हैं। तो अगर उनको स्कूल में ही या यूनिवर्सिटी में ही इसका एक्सपोजर मिल जाए तो वो बहुत अच्छे लीडर्स बनेंगे आगे जाकर। तो बिल्कुल सही है ये आर्गुमेंट। सेकेंड आर्गुमेंट क्या कह रहा है, नो दिस विल क्रिएट अ पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर इन द कैंपस। तो सेकंड बोल रहा है कि नहीं, इसकी वजह से क्या होगा, एक पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर स्कूल में कॉलेज में बन जाएगा, ये यूनिवर्सिटी में, और बहुत सारी लड़ाइयाँ होती रहेंगी, क्योंकि फिर ऑपोजिशन पार्टी आएगी, तो आपस में जो है अलग अलग ग्रुप्स की बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ होती रहेंगी, एक पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर बनेगा, उसकी वजह से पढ़ाई पे इम्पैक्ट पड़ेगा। तो ये भी बिल्कुल सही है। तो दोनों आर्ग्यूमेंट्स अपने आप में क्या है, सही हैं। तो इसका बोथ 1 एंड 2 आपका आंसर रहेगा। देखिए मैंने आंसर्स यहाँ पे इसलिए लिखे हुए हैं बिकॉज जब आपको पीडीएफ मिलेगी तो वहाँ पे फिर आंसर्स होने चाहिए। अगर मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करूँगी, आंसर्स मेंशन नहीं करूँगी रिटन में, तो फिर आपको वहाँ पे प्रॉब्लम आएगी, डाउट आएगा कि क्या आंसर था इसका, ठीक है। फिर आपको दोबारा से लेक्चर देखना पड़ेगा। तो आपको अगेन लेक्चर ना देखना पड़े और आपको बार बार लेक्चर ना देखना पड़े, इसलिए मैंने यहाँ पे आंसर्स जो है वो लिख दिए हैं, ताकि जब आप पीडीएफ डाउनलोड करो तो या जहाँ पे भी आपको पीडीएफ मिले वहाँ पे आपको आंसर्स भी मिल जाएँ। अब देखिए आप क्या बोल रहे हैं, इन ऑर्डर टू ब्रिंग पंक्चुअलिटी इन द ऑफिस वी मस्ट प्रोवाइड कन्वेंस अलाउंस टू आर एम्प्लॉयज़। इंचार्ज ऑफ अ कंपनी टेल्स पर्सनल मैनेजर। अब कंपनी का इंचार्ज जो है वो अपने मैनेजर को कह रहा है कि अगर मुझे पंक्चुअलिटी यानी कि रेगुलरिटी बढ़ानी है एम्प्लॉयज़ की, तो मुझे उनको कन्वेंस अलाउंस देना पड़ेगा। कन्वेंस अलाउंस मीन्स यानी कि ट्रांसपोर्ट वगैरह का खर्चा, ठीक है। तो अब देखिए अब ये क्या बोल रहे हैं, अजम्पशन क्या है, अजम्पशन ये है कि कन्वेंस अलाउंस विल नॉट हेल्प इन ब्रिंगिंग पंक्चुअलिटी। अजम्पशन तो ये देखिए अजम्पशन पहली गलत है, क्यों, क्योंकि ये बोल रही है कि कन्वेंस अलाउंस अगर हम देंगे तो वो पंक्चुअलिटी
नहीं लेकर आएगी, लेकिन ये बिल्कुल गलत है क्योंकि स्टेटमेंट क्या कह रही है कि पंक्चुअलिटी लेकर आएगी अगर हम कन्वेंस अलाउंस देंगे। ठीक है, तो सेकंड क्या है, डिसिप्लिन एंड रिवॉर्ड शुड गो हैंड इन हैंड, यानी कि अगर कोई डिसिप्लिन रह रहा है तो उसको रिवॉर्ड भी मिलना चाहिए, शुड गो हैंड इन हैंड। तो अगर कोई पंक्चुअल रह रहा है तो उसको क्या देना चाहिए, उसको रिवॉर्ड भी, अगर किसी को रिवॉर्ड मिल रहा है यानी कि कन्वेंस अलाउंस मिल रहे हैं तो वो फिर डिसिप्लिन भी रहेगा और वो पंक्चुअल भी रहेगा। तो सेकेंड स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, पहली स्टेटमेंट गलत है। क्यों? क्योंकि पहली स्टेटमेंट बता रही है कि कन्वेंस अलाउंस जो है वो पंक्चुअलिटी को इंक्रीज नहीं करेगा, जबकि स्टेटमेंट तो इसके अगेंस्ट है। तो पहली वाली जो आर्ग्यूमेंट है या एजम्पशन है वो गलत हो जाएगी। सेकंड एजम्पशन कह रही है कि अगर आप कन्वेंस अलाउंस इन द फॉर्म ऑफ रिवॉर्ड दोगे तो फिर लोग क्या करेंगे, एम्प्लॉय क्या करेंगे, वो डिसिप्लिन रहेंगे और पंक्चुअल रहेंगे। ठीक है, क्योंकि हमेशा जब भी आप रिवॉर्ड देते हो तो फिर दूसरा इंसान क्या करता है, थोड़ा ज़्यादा डिसिप्लिन हो जाता है। तो सेकेंड स्टेटमेंट बिल्कुल आपकी सही है, तो इसका आंसर आ जाएगा ओनली 2। चलिए अभी नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस शुड बी गिवन टू ऑल एम्प्लॉयड इंडियंस यूथ अबव 18 ईयर्स ऑफ एज। कह रहा है कि अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस जो है, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस जो है वो यूथ को देना चाहिए, इंडियन यूथ को जो कहाँ है 18 ईयर्स ऑफ एज से अबव है और जो अनएम्प्लॉयड है। ठीक, अजम्पशन ये है कि देयर आर अनएम्प्लॉयड यूथ इन इंडिया हु नीड्स मॉनेटरी सपोर्ट। देखिए, जब अनएम्प्लॉयड यूथ है हमारी कंट्री में तभी तो हम बात कर रहे हैं ना उनको अनएम्प्लॉयड ये देने के लिए, अनएम्प्लॉयड अलाउंस देने के लिए, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस देने के लिए, तभी हम बात कर रहे हैं जब हमें पता है कि हाँ अनएम्प्लॉयड यूथ है जिसको चाहिए मॉनेटरी सपोर्ट। तो बिल्कुल सही है पहली अजम्पशन। सेकेंड अजम्पशन है द गवर्नमेंट हैज़ सफिशेंट फंड्स टू प्रोवाइड अलाउंस टू ऑल अनएम्प्लॉयड यूथ। देखिए, सेकेंड पॉइंट का कोई भी गारंटी नहीं है। अगर गवर्नमेंट के पास, हो सकता है गवर्नमेंट के पास फंड्स ना हो लेकिन वो कहीं ना कहीं से अरेंज करके दे रही हो। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है उनके पास हो फंड्स लेकिन श्योर नहीं है कि उनके पास हैं, क्योंकि सेकंड स्टेटमेंट कह रही है कि उनके पास काफ़ी ज़्यादा फंड्स है गवर्नमेंट के पास और तभी वो अनएम्प्लॉयड यूथ को जो है अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस देंगी। बट ऐसा स्टेटमेंट में कहीं भी नहीं कहा गया है, तो सेकंड स्टेटमेंट अजम्पशन बिल्कुल गलत है। पहली अजम्पशन जो है वो करेक्ट हो जाएगी आपकी। अब देखिए नेक्स्ट क्या बोल रहा है। नेक्स्ट बोल रहा है that statement, a large number of people in ward X of the city are diagnosed to be suffering from a fatal malarial type। तो ये कह रहा है कि बहुत सारे लोग जो कौन से वार्ड नंबर X में है उनको क्या हुआ है, मलेरिया हुआ है। ठीक है, अब देखिए कोर्स ऑफ एक्शन हमें क्या लेना चाहिए। द सिटी म्यूनिसिपल अथॉरिटी शुड टेक इमीडिएट स्टेप्स टू कैरी आउट एक्सटेंसिव फ्यूमिगेशन इन वार्ड एक्स। तो क्या कह रहे हैं कि सबसे पहले सफाई होनी चाहिए और क्या होना चाहिए, सेंसिटाइजेशन होनी चाहिए वार्ड एक्स की। ठीक है, तो बिल्कुल सही है, ताकि वहाँ पे जो भी कीड़े मकोड़े अगर कोई हो तो वो मर जाए, मच्छर वगैरह अगर हो तो सेंसिटाइजेशन होनी चाहिए वार्ड एक्स की। ये बिल्कुल सही पॉइंट है। सेकेंड पॉइंट है द पीपल इन द एरिया शुड बी एडवाइज्ड टू टेक स्टेप्स टू अवॉइड मॉस्किटो बाइट्स। ये भी सही है कि जो भी लोग उस एरिया में हैं उनको क्या बोलना चाहिए कि अगर आपको अभी तक मलेरिया नहीं हुआ है तो आप क्या करें, अपने आप को मस्कीटो बाइट से बचाएं ताकि आपको भी आगे जाकर मलेरिया ना हो बाकी लोगों की तरह। ठीक है, तो बोथ स्टेटमेंट्स जो है वो क्या है, करेक्ट हैं आपकी। अब देखिए, अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। सीवियर ड्रॉट इज़ रिपोर्टेड टू हैव सेट इन सेवरल पार्ट्स ऑफ द कंट्री। कह रहा है कि एक ड्रॉट जो है वो अलग अलग पार्ट्स जो है कंट्री में वहाँ पे ड्रॉट आया हुआ है। ठीक, ड्रॉट यानी कि सूखा पड़ गया है। तो कोर्स ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए, यानी कि क्या हमें स्टेप्स लेने चाहिए। गवर्नमेंट शुड इमीडिएटली मेक अरेंजमेंट्स फॉर प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल असिस्टेंस टू दोज अफेक्टेड। अब देखिए, जब भी ये ड्रॉट वगैरह होता है तो वहाँ पे आपको सबसे पहले फाइनेंशियल असिस्टेंस नहीं देना होता है, वहाँ पे आपको बेसिक नीड्स देनी होती हैं। पैसे का वो लोग क्या करेंगे, उनके पास फूड नहीं है, शेल्टर नहीं है, क्लोथिंग नहीं है, तो पहले आप उनको बेसिक नीड्स दो ना, कपड़ा, मकान और ये जो भी खाना होता है तो पहले उनको वो दो। ठीक है, तो पहले फाइनेंशियल असिस्टेंस की कभी बात नहीं होती है, जब मोस्टली क्या होता है जब इमीडिएट हेल्प चाहिए होती है। तो पहला जो है वो आपका गलत हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन क्या है, फूड वाटर एंड फॉडर शुड इमीडिएटली बी सेंट टू ऑल दीज एरियाज टू सेव द पीपल एंड कैटल। बिल्कुल सही है कि फूड देना चाहिए, वाटर देना चाहिए, फॉडर देना चाहिए कैटल के लिए। ठीक है, तो एनिमल्स के लिए जो भी भोजन होगा वो देना चाहिए ताकि एनिमल्स और इंसान जो है वो बच जाएंगे, पहले वो बच जाएं उसके बाद देखते हैं फाइनेंशियल असिस्टेंस का। तो हमेशा हमेशा क्या आएगा, बेसिक नीड्स की बात होगी जब भी कोई डिज़ास्टर होगा। ठीक है, ना कि फाइनेंशियल असिस्टेंस की। फाइनेंशियल असिस्टेंस बहुत देर की बात होती है, इमीडिएट हेल्प जो होती है वो मेनली फूड वाटर शेल्टर चाहिए होता है। ठीक है, तो सेकेंड स्टेटमेंट आपकी बिल्कुल सही हो जाएगी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है।
अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल डाई एवरी ईयर ड्यू टू ड्रिंकिंग पॉल्यूटेड वाटर ड्यूरिंग द समर। कह रहा है कि बहुत सारे लोग जो है उनकी डेथ हो जाती है क्योंकि वो पॉल्यूटेड वाटर जो है वो समर में पी लेते हैं। अब देखिए कोर्स ऑफ एक्शन क्या है। द गवर्नमेंट शुड मेक एडिक्वेट अरेंजमेंट्स टू प्रोवाइड सेफ ड्रिंकिंग वाटर टू ऑल इट्स सिटीजन। कह रहा है कि गवर्नमेंट को स्टेप्स लेने चाहिए कि वो क्या करे, अपने सिटीजन्स को एक साफ़ पानी जो है वो दे दें। बिल्कुल सही है ये स्टेटमेंट। सेकेंड स्टेटमेंट है द पीपल शुड बी एजुकेटेड अबाउट द डेंजर्स ऑफ ड्रिंकिंग पॉल्यूटेड वाटर। और लोगों को ये भी पता होना चाहिए कि पॉल्यूटेड वाटर के डेंजर्स क्या हैं, ताकि वो पॉल्यूटेड वाटर ना पिएं। ठीक है, ताकि वो पॉल्यूटेड वाटर ना पिएं और वाटर को पॉल्यूट भी ना करें। ठीक है, और वाटर को पॉल्यूट भी ना करें। तो बिल्कुल दोनों स्टेटमेंट सही है। एक तो लोगों को क्लीन ड्रिंकिंग वाटर देना चाहिए गवर्नमेंट के थ्रू। सेकंड, लोगों को अवेयर करना चाहिए कि पॉल्यूटेड वाटर अगर आप पीते हैं तो उसके क्या हार्मफुल इफेक्ट्स हैं और आपको पॉल्यूटेड वाटर जो है वो नहीं करना चाहिए, वाटर का पोल्यूशन नहीं करना चाहिए। तो दोनों स्टेटमेंट्स जो है दीज आर करेक्ट। अब देखिए, अब है हमारे पास चूज द करेक्ट मिरर इमेज ऑफ द गिवन फिगर। देखिए ये जो मिरर इमेजेस हैं ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन जाते हैं और एग्जामिनेशन में मोस्टली आपको क्या होता है, आपको टाइम लगता है ऐसे क्वेश्चंस में। अब देखिए ये वाला आपको क्या दिया हुआ है, ये आपको इमेज एक्स दी हुई है और इसी की आपको मिरर इमेज बनानी होती है। क्या होता है, मान लीजिए अगर यहाँ पे मिरर रखा हुआ है तो जो लेफ़्ट साइड आपकी चीज़ है वो हमेशा राइट साइड को हो जाती है मिरर के उस साइड पे। तो यहाँ पे आपका लेफ़्ट क्या है, ये डब्बा सा है। ठीक है, तो यहाँ पे राइट में आना चाहिए डब्बा, तो ये तो आएगा नहीं क्योंकि राइट में कोना आ रहा है। ठीक, ये आ सकता है। यहाँ पे ये नहीं आएगा क्योंकि ये स्टेप यहाँ पे स्टेप्ड है और कहीं पे भी मेन इमेज में स्टेप्स नहीं है, तो ये भी नहीं आएगा। अब एक तो ये आ सकता है, एक तो ये आ सकता है। ठीक है, अब देखते हैं। ये लेफ़्ट में था, ठीक है, ये राइट में हो गया। अब देखिए इन दो को देखते हैं, एक तो इसको देखते हैं, एक तो इसको देखते हैं। ठीक, देखिए ये लेफ़्ट में था, यहाँ पे राइट में हो गया, यहाँ पे राइट में हो गया, क्योंकि मिरर के उस साइड राइट में हो जाती हैं लेफ़्ट वाली चीज़ें और लेफ़्ट और राइट वाली चीज़ें लेफ़्ट में हो जाती हैं। अब देखिए क्या है, ये पॉइंट आपने देख लिया कि ये लेफ़्ट में है, यहाँ पे राइट में होना चाहिए, यहाँ पे भी राइट में होना चाहिए। तो इन दोनों में से एक ना एक ऑप्शन करेक्ट है। ठीक, अब देखिए ये जो है ना छोटा सा कोना, ये कहाँ पे है, ये राइट की तरफ है, यानी कि यहाँ पे ये लेफ़्ट की तरफ होना चाहिए, लेफ़्ट की तरफ होना चाहिए, ये छोटा वाला कोना। ठीक है, छोटा वाला कोना। लेकिन यहाँ पे देखिए छोटा वाला कोना राइट की तरफ है, होना कहाँ पे चाहिए था, लेफ़्ट में, तो ये गलत हो जाएगा। यहाँ पे कहाँ पे होना चाहिए था, लेफ़्ट में होना चाहिए था और लेफ़्ट में ही है। ठीक, तो ये आपकी राइट हो जाएगी फिगर। आई होप क्लियर हो गया होगा ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, ये लेफ़्ट में था, यहाँ पे राइट में ये दोनों तो बिल्कुल नहीं आ सकते, तो इन दोनों में से हमने एक चुन लिया। उसके बाद हमने ये राइट वाला कोना जो है ये लेफ़्ट में आ जाना चाहिए था, तो यहाँ पे लेफ़्ट में है नहीं, तो ये गलत हो गया। यहाँ पे लेफ़्ट में है तो ये राइट हो गया। ठीक, तो फोर्थ ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इसका। ठीक है, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द करेक्ट मिरर इमेज ऑफ द गिवन फिगर फ्रॉम अमंग्स द फोर ऑल्टरनेटिव्स। ठीक है, ये ऑल्टरनेटिव्स आपको दिए गए हैं, ये आपको एक एक्स फिगर दी गई है, इसके बेसिस पे आपको मिरर इमेज जो है इसकी वो बतानी है। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले तो इसमें देखिए ये एक लाइन दी हुई है और ये आपको कैसे लेफ़्ट को जा रही है, लेफ़्ट को जा रही है। तो जब मिरर यहाँ पे लगेगा तो यहाँ पे ये राइट को जानी चाहिए। ठीक, तो अब देखिए यहाँ पे लेफ़्ट को जा रही है, राइट को जानी चाहिए थी, ये गलत है। ठीक है, यहाँ पे लेफ़्ट को जा रही है, राइट को जानी चाहिए थी, ये गलत है। ऐसे जानी चाहिए थी, यहाँ पे ऐसे है, यहाँ पे ऐसे, यानी कि इन दो ऑप्शंस में से कोई एक आपका करेक्ट होने वाला है। या तो आपको ये करेक्ट होगा या तो आपका ये करेक्ट होगा। अब देखिए ये हमने देख लिया कि ऐसे जाएगा, और जब ऐसे जाएगा इसको उठा के ज़रा आप इस साइड रख लीजिए, तो ये वाला जो है ये अभी कहाँ पे है, राइट में है, ये आपका लेफ़्ट में हो जाएगा। ठीक है, और ये आपका लेफ़्ट में है, ये आपका यहाँ पे राइट में हो जाएगा। समझ गए, तो ये कहाँ पे था, ये राइट में है, ये लेफ़्ट में हो जाएगा फिगर में, तो लेफ़्ट में होना चाहिए था, लेकिन ये यहाँ पे राइट में है, ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा आपका। ठीक है, और ये देखिए ये कहाँ पे था, लेफ़्ट वाली साइड था ना, लेफ़्ट वाली साइड था, देखिए इसको बीच में ले आइए, लेफ़्ट वाली साइड था तो यहाँ पे राइट वाली साइड आएगा, तो यहाँ पे राइट वाली साइड है। ठीक है, एक बार फिर से आपको समझा देती हूँ। देखिए क्या हो रहा था, सबसे पहले हमने क्या किया, देखिए ये लेफ़्ट को जा रहा है, लेफ़्ट को जा रहा है इधर को, लेफ़्ट को, या आप बोल सकते हैं नीचे बॉटम लेफ़्ट को जा रहा है, तो मिरर में ये जाएगा
कहाँ जाएगा, बॉटम राइट में। ठीक है, तो बॉटम राइट एक तो ये है, बॉटम राइट एक तो ये है, तो इन दो ऑप्शंस में से कोई ना कोई ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक, अब देखिए बीच में से एक लाइन ड्रॉ कीजिए। अब देखिए ये क्या है, ये जो ट्राइंगल है ये लेफ्ट में है और मिरर के उस साइड ये राइट में आना चाहिए। हमें क्या चाहिए, राइट में ट्राइंगल। तो क्या यहाँ पे राइट में ट्राइंगल है, देखिए क्या यहाँ पे राइट में ट्राइंगल है, यहाँ पे राइट में ट्राइंगल है, तो आपका फोर्थ ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, चलिए अभी नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है आपका, नेक्स्ट कह रहा है कि चूज द करेक्ट मिरर इमेज ऑफ द गिवन फिगर फ्रॉम अमंग्स द 4 ऑल्टरनेटिव्स। ये भी यही कह रहा है कि आपके पास एक एक्स फिगर दी हुई है, उसके ऑल्टरनेटिव्स है 1, 2, 3 एंड 4। इनमें से आपको बताना है कि ये जो एक्स फिगर है इसका मिरर इमेज कौन सा है। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे, फिर से हम देखेंगे, ये ऊपर को था, मिरर में जाके ये इधर को हो जाएगा, लेफ्ट को, तो ये तो आएगा नहीं। ठीक है, अब देखिए हम बड़ी वाली लाइन की बात कर रहे हैं, बड़ी वाली लाइन यहाँ पे है लेकिन यहाँ पे छोटी वाली लाइन इधर को है। ठीक है, बड़ी वाली लाइन कहाँ है, राइट को है, जबकि राइट को नहीं होना चाहिए, ओरिजिनली तो राइट को ही है, तो ये भी ओरिजिनली राइट को ही है, और मिरर में ओरिजिनल नहीं है, वो इन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, देखिए क्या बोल रही हूँ मैं, यहाँ पे ओरिजिनली इस साइड को है, ठीक, यहाँ पे भी ओरिजिनली इस साइड को है, देखिए सेम साइड को है, जबकि मिरर के उस पार क्या हो जाता है, उल्टा होना चाहिए था, तो ये तो बिल्कुल गलत हो गया। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ऊपर की जगह नीचे को है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, सेम डायरेक्शन है लेकिन सिर्फ एरो नीचे को है। ठीक है, तो सेम डायरेक्शन नहीं होनी चाहिए, उल्टी डायरेक्शन हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे डायरेक्शन ऐसे देखिए सेम ही है, सिर्फ एरो जो है वो नीचे को है। डायरेक्शन यानी कि मेरे कहने का मतलब है कि लाइन जो है आपकी वो इसी साइड है। ठीक है, लाइन इसी साइड की, चाहे फिर एरो इस साइड भी क्यों ना है, तो ये गलत है। हमें क्या चाहिए, देखिए अगर इस साइड को आपकी फिगर है तो यहाँ पे इस साइड को हो जाएगी मिरर को। ठीक है, तो जहाँ पे भी एरो इस साइड को आपको दिख रहा है वो आपका सही हो जाएगा। और मेरे हिसाब से सिर्फ और सिर्फ ये वाला एरो जो है वो आपका ऐसे दिख रहा है, इन्वर्टेड, यानी कि देखिए ये यहाँ पे था, इसके उल्टी साइड यहाँ पे हो गया। ठीक है, तो ये आप आंसर लगा सकते हैं, ये आप आंसर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अब हमारे पास है डायरेक्शन सेंस वाले क्वेश्चन, और ये भी आपके बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं, बिकॉज एग्जाम्स में आपको इसमें से 1-2 क्वेश्चन तो देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। अब देखिए क्या कह रहा है, वन मॉर्निंग उदय एंड विशाल वर टॉकिंग टू ईच अदर फेस टू फेस एट अ क्रॉसिंग। मान लीजिए ये एक बंदा था, क्या नाम है इसका, विशाल मान लीजिए है ये, या उदय मान लीजिए ये है। इफ विशाल शेडोज वाज एग्जैक्टली टू द लेफ्ट ऑफ उदय, एक सेकेंड, देखिए क्या बोल रहे हैं कि दो फ्रेंड्स जो है वो एक दूसरे के सामने थे। ठीक है, मान लीजिए ये कौन है, ये हमारे पास है विशाल, और ये कौन है, उदय। अब देखिए जो विशाल है वो उदय की तरफ देख रहा है और उदय जो है वो विशाल की तरफ देख रहा है। वन मॉर्निंग उदय एंड विशाल जो है वो एक दूसरे की तरफ फेस किए हुए क्रॉसिंग पे खड़े थे। इफ़ विशाल शेडो वॉज एग्जैक्टली टू द लेफ्ट ऑफ उदय, विशाल की शेडो जो है, उदय देखिए उदय इस साइड को है, यानी कि ये उदय का राइट है, ये उदय का लेफ्ट है। ठीक है, तो कह रहा है कि विशाल की जो शेडो है वो उदय की लेफ्ट में है। ठीक है, उदय की लेफ्ट में है, ये उदय है, ये उदय का राइट है, क्योंकि उदय इस साइड को देख रहा है, ऊपर को देख रहा है, इधर को देखिए नॉर्थ की तरफ देख रहा है ना, दैट मीन्स राइट इसका ये है, लेफ्ट इसका ये है, और इसके लेफ्ट में क्या है, विशाल की शेडो है। ठीक, विच डायरेक्शन वॉज उदय फेसिंग, तो उदय किस डायरेक्शन में फेस कर रहा है, ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, दैट मीन्स वो नॉर्थ की तरफ फेस कर रहा है, देखिए इधर की तरफ फेस कर रहा है ना, तो इसका आंसर क्या रहेगा आपका, इसका आंसर रहेगा नॉर्थ, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, जब आप फिगर बनाते हैं ना तो फिगर बनाने से आपकी चीज़ें बहुत ज़्यादा इजी होती हैं। कभी भी रीजनिंग जो है ना, आप क्या करना, जहाँ पे फिगर्स वगैरह की ज़रूरत हो वहाँ पे ना दिमाग में कैलकुलेशन मत किया करो, फिगर बना लिया करो, बिकॉज अगर दिमाग में कुछ नहीं ना समझ आ रहा है, फिगर से कुछ ना कुछ आपको आइडिया लग ही जाएगा, ये मेरी गारंटी है। बस आप क्या कीजिए, आप पेन डाउन करते रहिए, चीज़ों को पेन डाउन करते रहिए, और आपको कहीं ना कहीं पे आंसर दिख जाएगा। ठीक है, खुद पे डाउट नहीं करना है, आपने कहीं ना कहीं पढ़ा होगा तो आपको दिख जाएगा आंसर जैसे आप फिगर्स बनाओगे। तो इसका आंसर क्या है, नॉर्थ। ठीक है, ये देखिए ये विशाल है, ये उदय है। ठीक है, उदय के जो लेफ्ट में है विशाल की शेडो, दैट मीन्स उदय जो है वो नॉर्थ में खड़ा हुआ है, ये लेफ्ट है इसका, राइट है ये साउथ है। ठीक है,
चलिए अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा y इज इन द ईस्ट ऑफ x। क्या कह रहा है, y इज इन द ईस्ट ऑफ x। ये x है, इसका ईस्ट ये है, इसका वेस्ट ये है, तो इसके ईस्ट में जो है कौन है, y। ठीक है, y इज इन द ईस्ट ऑफ x, x के ईस्ट में कौन है, y है। विच इज़ इन द नॉर्थ ऑफ z, यानी कि y इज़ इन द ईस्ट ऑफ x और x क्या है, x इज़ इन द नॉर्थ ऑफ z। x किसके नॉर्थ में है, यहाँ पे नॉर्थ हो गया, किसके नॉर्थ में है, z के नॉर्थ में। तो ये z हो गया, इसके नॉर्थ में x है और x के ईस्ट में कौन है, y है। ठीक है, समझ लग गई चीज़ें। अब क्या बोल रहा है, इफ़ p इज़ इन द साउथ ऑफ z, अगर यहाँ पे p है, z के साउथ में है, ये z का नॉर्थ है, ये z का साउथ है। ठीक है, तो z के साउथ में अगर p है, देन इन विच डायरेक्शन y इज़, देन इन विच डायरेक्शन ऑफ y इज़ p। तो y के कौन से डायरेक्शन में p लाई कर रहा है, p y के कौन से डायरेक्शन में लाई कर रहा है। तो ये y का नॉर्थ हो गया, ये y का साउथ हो गया, तो ये साउथ वेस्ट में p जो है वो y के साउथ वेस्ट में लाई कर रहा है। ठीक है, ठीक है, अब देखिए, तो साउथ वेस्ट हमारा आंसर आ गया। देखिए x था, इसके ईस्ट में क्या था, y, और x किसके नॉर्थ में था, z के नॉर्थ में था। z जो है वो p के नॉर्थ में था, क्यों, क्योंकि p जो है क्वेश्चन में बताया गया है कि z के साउथ में है। देखिए एक बार फिर से समझा देती हूँ, y इज़ इन द ईस्ट ऑफ x, y ईस्ट में है, किसके ईस्ट में है, x के ईस्ट में। ठीक, विच इज़ इन द नॉर्थ ऑफ z, और x जो है वो क्या है, z के नॉर्थ में है, तो z के नॉर्थ में हो गया। इफ़ p इज़ इन द साउथ ऑफ z, p जो है वो z के साउथ में लाई कर रहा है, नीचे लाई कर रहा है ना, साउथ में लाई कर रहा है। z के नॉर्थ में x है और z के साउथ में p है। ठीक है, देन इन विच डायरेक्शन ऑफ y इज़ p। ठीक है, तो y के कौन से डायरेक्शन में p है, ये y का साउथ हो गया, ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया, यानी कि साउथ वेस्ट में जो है p लाई कर रहा है y के। तो साउथ वेस्ट आंसर है, लेकिन आंसर में नॉर्थ दिया है, साउथ दिया है, साउथ ईस्ट दिया है और नन ऑफ दीज दिया, तो नन ऑफ दीज विल बी द राइट आंसर, क्योंकि साउथ वेस्ट हमारा आंसर आया था और साउथ वेस्ट कहीं पे भी गिवन नहीं है क्वेश्चन में, सो इट विल बी नन ऑफ दीज। ठीक है, और साइड में मैंने आपको यहाँ पे लिखाया है कि ये साउथ वेस्ट इसका आंसर आना था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए क्या बोल रहा है, अ मैन वॉक्स 5 किलोमीटर टूवर्ड्स साउथ। एक इंसान है, वो क्या कर रहा है, वो साउथ की तरफ मूव कर रहा है, और कितना मूव किया उसने, 5 किलोमीटर उसने मूव किया साउथ की तरफ, ये साउथ है। ठीक है, एंड देन टर्न्स टू द राइट, अब ये इस साइड को मूव कर रहा है, तो दैट मीन्स इसका राइट ये है और इसका लेफ्ट ये है। ठीक है, तो अब ये राइट की तरफ मूव किया और 3 किलोमीटर चला, 3 किलोमीटर चला। ही टर्न्स टू द लेफ्ट, अब वो यहाँ पे देखिए, इस साइड को है तो इसका राइट यहाँ पे है, लेफ्ट इसका इस साइड है, तो वो लेफ्ट मुड़ गया और फिर से उसने कितना किया, 5 किलोमीटर उसने ट्रैवल किया। ठीक है, पहले ऐसे था, ठीक है, एक सेकेंड, ठीक है, पहले ऐसे था, ठीक है, उसके बाद वो राइट को मुड़ा और फिर वो लेफ्ट को मुड़ा। यहाँ पे 5 किलोमीटर ट्रैवल किया, यहाँ पे 3 किलोमीटर ट्रैवल किया, यहाँ पे फिर से 5 किलोमीटर ट्रैवल किया। अब वो बोल रहे हैं, नाउ इन विच डायरेक्शन इज़ ही फ्रॉम द स्टार्टिंग प्लेस। स्टार्टिंग प्लेस यहाँ पे थी, तो एंडिंग प्लेस यहाँ पे, तो अब वो कौन सी डायरेक्शन में है, ये नॉर्थ था, ये साउथ था, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आंसर आपका, आपका आंसर क्या आना चाहिए यहाँ पे, आपका आंसर यहाँ पे आना चाहिए साउथ वेस्ट, जैसे हमने पिछले वाले क्वेश्चन में किया था। ठीक है, पिछले वाला क्वेश्चन भी सेम ऐसे ही था, यहाँ पे कुछ आपको दिया था, यहाँ पे कुछ आपको दिया था, तो इन दोनों का पोजीशन बताना था। तो वैसे ही यहाँ पे क्या था, ये नॉर्थ में था, इसका साउथ यहाँ पे है, ईस्ट यहाँ पे है, वेस्ट यहाँ पे है, तो साउथ वेस्ट डायरेक्शन में जो है अभी वो लाई कर रहा है। ठीक है, तो आई होप इसका साउथ वेस्ट जो है वो आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ ऑफ अ बॉय, सुरेश सेड। ठीक है, ये एक फोटोग्राफ है, यहाँ पे एक लड़का है और सुरेश क्या कह रहा है, सुरेश इस फोटोग्राफ की तरफ दिखाकर कह रहा है, ही इज़ द सन ऑफ द ओनली सन ऑफ माई मदर। कह रहा है कि सुरेश की जो मदर है,
क्या कह रहा है कि ये लड़का जो है ही इज़ द ओनली सन ऑफ माई मदर। ठीक है, सुरेश कह रहा है, कि ये जो लड़का है फोटोग्राफ में, ये एक लौता बेटा है किसका? मेरी माँ का जो इकलौता बेटा है। तो माँ, सुरेश की माँ का इकलौता बेटा कौन हुआ? सुरेश। और ये लड़का क्या हुआ? सुरेश का बेटा। ठीक है, तो सुरेश इसका क्या लगा फिर? फादर लगा। ठीक है, समझ लग गई? तो बोल रहा है हाउ इज़ सुरेश रिलेटेड टू दैट बॉय। तो सुरेश क्या है? फादर है इसका। ठीक है, सुरेश क्या है? इसका फादर है। देखिए एक बार फिर से समझा देती हूँ। सुरेश कह रहा है कि ये जो फोटोग्राफ में एक लड़का है, ये किसका इकलौता लड़का है? उसका इकलौता लड़का है जो मेरी माँ का लड़का है। ठीक है, सुरेश कह रहा है कि मेरी माँ का एक इकलौता लड़का है। तो वो इकलौता लड़का कौन हो गया? अगर सुरेश की माँ है और सुरेश की माँ का इकलौता लड़का है तो दैट मीन्स वो तो सुरेश ही हुआ ना। तो सुरेश क्या कह रहा है कि मेरी माँ का जो इकलौता लड़का है यानी कि सुरेश, ये जो फोटोग्राफ में है ये उस इकलौते लड़के का लड़का है। ठीक है, तो दैट मीन्स ये सुरेश का ही लड़का है, तो सुरेश इस लड़के का फादर लगा। ठीक है, तो आंसर आपका क्या आ जाएगा? फादर आ जाएगा। ठीक, चलिए आगे चलते हैं अब। नेक्स्ट क्या कह रहा है? इंट्रोड्यूसिंग अ बॉय, अ गर्ल सेड ही इज़ द सन ऑफ द डॉटर ऑफ द फादर ऑफ माई अंकल। ठीक है, देखिए क्या हो रहा है। एक लड़की है, वो क्या कर रही है? अ गर्ल सेड इंट्रोड्यूसिंग अ बॉय, यहाँ पे एक लड़का है, उसको इंट्रोड्यूस कैसे कर रही है? लड़की बोल रही है कि ही इज़ द सन ऑफ द डॉटर। ये डॉटर जो है उसका सन है, और वो डॉटर किसका है? वो डॉटर किसकी है? इस लड़की के अंकल के फादर की। ठीक है, यानी कि इस लड़की का जो अंकल है उसके जो फादर हैं उसी की ये डॉटर है। तो अब देखिए ये फादर जो है, ये फादर इस अंकल के फादर थे ना, और इस फादर की डॉटर थी ये। तो दैट मीन्स ये जो फादर है ये कॉमन फादर है अंकल का भी और डॉटर का भी। दैट मीन्स ये डॉटर और ये जो अंकल है ये आपस में क्या है? भाई बहन है, इनका एक ही बाप है। ठीक है, तो दैट मीन्स ये अंकल है, ये डॉटर है, और ये क्या बता रही है लड़की? ये लड़की बता रही है कि ये जो लड़का है वो किसका बेटा है? वो बता रही है कि वो किसका बेटा है? वो मेरे अंकल का जो फादर है उसकी जो बेटी है उसका बेटा है ये। ठीक है, तो दैट मीन्स क्या हुआ? दैट मीन्स क्या हुआ? ये लड़का, ये जो है ये इसका भी अंकल है और इसका भी अंकल है। क्यों? क्योंकि ये क्या है? ये दोनों भाई बहन है, ये दोनों भाई बहन है। ठीक है, और अगर इस लड़की का अंकल हुआ, यहाँ से हमने देखा कि, एक सेकेंड फिर से समझा देती हूँ, यहाँ पे थोड़ा हौच पौच हो गया। देखिए क्या बता रहा है, यहाँ पे एक गर्ल थी, वो बता रही है कि ये जो लड़का है ये किसका बेटा है? एक डॉटर का बेटा है, और वो डॉटर किसकी बेटी है? इस लड़की के अंकल के फादर की बेटी है। ठीक है, ठीक है, तो इसकी बेटी कौन है? ये डॉटर, और ये किसका फादर है? ये अंकल का। ठीक है, तो इसका भी बाप हो गया, इसका भी बाप हो गया, यानी कि ये दोनों क्या हो गए? ये लड़की और ये अंकल क्या हो गए आपस में? ये आपस में भाई बहन हो गए। ठीक है, भाई बहन हो गए, और ये जो बॉय था ये इसका बेटा है, यानी कि इसका बेटा है ये लड़का। तो ये जो फादर था ये इस लड़के का क्या हो गया? ग्रैंडफादर हो गया ना, और ये इस लड़की का भी ग्रैंडफादर हो गया। क्यों? क्यों? क्योंकि ये जो अंकल हैं इस लड़की के, ये फादर के ही तो बेटे हैं ना, फादर के ही बेटे हैं ये अंकल इसके, तभी तो अंकल लगे क्योंकि ये फादर के बेटे हैं। तो दैट मीन्स अगर ये अंकल इसके अंकल लगे तो ये फादर इसके क्या लगे? ग्रैंडफादर लगे। ठीक है, इसके भी ग्रैंडफादर है, इसके भी ग्रैंडफादर है, तो दैट मीन्स ये दोनों आपस में भाई बहन है। ठीक है, तो ये लड़का फिर लड़की का क्या लगा? ये जो बॉय है ये गर्ल के साथ कैसे रिलेशन में है? ब्रदर है ये इसका। ठीक है, तो फिर बोल रहा है हाउ इज़ द बॉय रिलेटेड टू द गर्ल, तो ये इसका आंसर आ जाएगा ब्रदर। देखिए क्या होता है, ब्लड रिलेशन समझाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो आप एक काम कीजिएगा, आप इनको, वैसे मैंने समझा दिया आपको, आप एक बार थोड़ा वीडियो पॉज करके ठंडे दिमाग से सोचिएगा, आपको समझ आ जाएगा। अगर नहीं भी समझ आ गया तो आप खुद ट्राई कीजिएगा, आई एम श्योर कि आपको जो है चीज़ें समझ आ जाएंगी। ठीक है, लेकिन फिर भी मैंने समझा दिया, आप एक बार वीडियो पॉज करके थोड़ा समझ लेना तो आपको समझ आ जाएगा, इतना टफ नहीं है ये। ठीक है, आप देखिए, इन अ सर्टन कोड लैंग्वेज कंप्यूटर इज़ रिटन एज ये। ठीक है, अब देखिए कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन आ गया, बोल रहे कि कंप्यूटर कैसे कोड किया गया है?
कंप्यूटर कैसे कोड किया, RFUV, और फिर क्या है QNPC। देखिए क्या हुआ है, ये सी को यहाँ पे लेकर आया है, ठीक। तो यहाँ पे बोल रहा है जैसे कंप्यूटर को हमने ये कोड किया वैसे ही आप मेडिसिन के लिए कोड बनाइए। तो यहाँ पे हम बनाते जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे मेडिसिन MEDICINE, यहाँ पे M है तो ये यहाँ पे M आ जाएगा, ठीक। अब देखिए ये कट कर दो, ये भी कट कर दो, क्योंकि एंड पे क्या है E है और हमें क्या चाहिए M। तो यहाँ पे और यहाँ पे इन दोनों में से एक ठीक हो सकता है। उसके बाद O है, ठीक है, O है, ये O जो है ये P से कैसे रिलेटेड है, O के बाद P, ठीक है, E के बाद F, तो यहाँ पे F आना चाहिए। तो यहाँ पे F है, यहाँ पे भी F है, ठीक है। उसके बाद M N, M कैसे रिलेटेड है N से, D कैसे रिलेटेड होगा E, यानी कि यहाँ पे भी E आना चाहिए, यहाँ पे E आना चाहिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है, J है, यहाँ पे E है, तो फिर हमारा ये वाला जो है वो सही हो जाता है, ठीक। तो D ऑप्शन आपका क्या हो जाता है, इसका करेक्ट हो जाता है। आई होप आपको चीज़ें समझ आ गई होंगी। एक बार इनको आप खुद भी ट्राई कीजिएगा नोटबुक पे, ठीक है। एज आई टोल्ड यू दैट जब आप नोटबुक पे करने बैठ जाएंगे ना तो आपकी चीज़ें जो है वो आसान होती चली जाएंगी। अब देखिए आप क्या बोल रहे हैं, देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। बोल रहा है इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज 1 3 4 मीन्स गुड एंड टेस्टी। 1 3 4 का मतलब क्या है, गुड एंड टेस्टी, ठीक। अच्छा फिर बता रहा है 4 7 8 मीन्स सी गुड पिक्चर्स। सी गुड पिक्चर्स किसका मतलब है, ये 4 7 8 4 7 8। देखिए इनको हम कैसे सॉल्व करते हैं, यहाँ पे भी गुड है, यहाँ पे भी गुड है, तो गुड वर्ड जो है वो रिपीट हो रहा है, तो यहाँ पे देखिए क्या रिपीट हो रहा है, 4 रिपीट हो रहा है, 4 रिपीट हो रहा है, यानी कि गुड का जो कोड है वो क्या बन गया 4, ठीक। याद रखिएगा गुड का कोड जो है वो क्या बन गया, गुड का कोड बन गया 4। अब यहाँ पे बोल रहे हैं हम लोगों को कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डिजिट स्टैंड्स फॉर सी। सी के लिए 4 तो नहीं आएगा, ठीक है। अब आपने ये देख लिया कि गुड के लिए 4 स्टैंड करता है। अब देखिए अब बताता है 4 7 8 मीन्स सी गुड पिक्चर्स एंड 7 2 9 मीन्स पिक्चर्स एट आर फेंट। तो यहाँ पे भी पिक्चर्स, यहाँ पे भी पिक्चर्स, कॉमन आ गया। अब इन दो में नंबर्स में कॉमन क्या है, यहाँ पे 7 कॉमन है, यहाँ पे भी 7 कॉमन है। दैट मीन पिक्चर्स का कोड क्या होगा, 7 होगा, ठीक है। पिक्चर्स का कोड होगा 7। अब देखिए उसके बाद क्या बता रहा है कि सी का कोड क्या होगा, सी का कोड होगा, ठीक है। देखिए अब सी का कोड हम यहाँ से निकालेंगे, गुड का 4 पिक्चर्स का 7, गुड का क्या आ गया 4 और पिक्चर्स का आ गया 7, ठीक। अब हम यहाँ से निकालेंगे सी का कोड। देखिए गुड का कोड क्या था 4, ये 4 हट गया। उसके बाद पिक्चर्स का कोड क्या था 7, तो ये 7 हट गया, तो यहाँ पे बचा 8। तो गुड पिक्चर्स हटा, 4 7 हटा, तो 8 किसका कोड बचा, सी का। यानी कि सी का कोड हमारे पास क्या है 8। आई होप चीज़ें क्लियर हो रही होंगी, समझ आ रहा है आपको। चलिए अभी आगे चलते हैं। अब ये बोल रहा है इफ़ z इज इक्वल टू 52 एंड एक्ट इज इक्वल टू 48 देन बैट विल बी इक्वल टू। देखिए z अगर हम देखें तो z का क्या नंबर होता है 26, और 26 को अगर हम डबल करें तो ये बन जाता है 52, ठीक। यानी कि हर एक डिजिट को आपको क्या करना पड़ेगा, डबल करना पड़ेगा, ठीक है। और अब अगर हम एक्ट का देखें, एक्ट का ए की वैल्यू 1 थी, 1 को डबल किया तो 2, सी की वैल्यू 3 थी, 3 को डबल किया तो 6, टी की वैल्यू क्या होती है 19, 19 को डबल किया तो टी की वैल्यू होती है 20, 20 को डबल किया तो 40, ठीक है। तो ये 40 + 6 46 + 2 48, तो 48 आ गई एक्ट की वैल्यू। अब इसी तरीके से हमें क्या करना है, बैट की वैल्यू फाइंड करनी है। तो बैट बी की वैल्यू आ गई, बैट की क्या वैल्यू आ जाएगी 2 होती है इसकी वैल्यू, लेकिन हमने डबल किया तो 4 आ गई। ए की वैल्यू 1 होती है, हमने डबल किया तो 2 आ गई। टी की वैल्यू 20 होता है, हमने डबल किया तो 40 आ गई, ठीक। तो 40 + 2 हो गया 42, 42 + 4 हो गया 46, तो 46 जो है वो इसका आंसर रहेगा। आई होप चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। अब देखिए इफ़ फ्रेंड इज कोडेड एज HUMJTK, हाउ इज़ कैंडल रिटन इन दैट कोड। देखिए फिर से इसको क्या करेंगे, हम लिखना शुरू कर देंगे। क्या है, फ्रेंड है, FRIEND, तो फ्रेंड को कैसे कोड किया है HUMJTK, HUMJTK, ठीक है। ये D है, ओके, ये D है। अब देखिए इसको क्या किया है इन्होंने,
एफ के बाद जी आएगा, जी के बाद एच आएगा, ठीक। आर के बाद एस आएगा और टी आएगा, उसके बाद यू आएगा, ठीक। तो पहले एक डिजिट छोड़ा, फिर दो डिजिट छोड़े। तो वैसे ही कैंडल में आप क्या करोगे, कैंडल में आप ये CANDLE है कैंडल, तो सी के बाद डी आएगा, ए के बाद बी और सी छोड़ दोगे तो डी आ जाएगा। तो एक सेकेंड, सी के बाद यहाँ पे डी छोड़ना है, यहाँ पे ई आएगा, ठीक है, ई आएगा यहाँ पे हम जी छोड़ रहे थे, उसके बाद एच आ रहा था, तो यहाँ पे भी हम सी के बाद डी छोड़ेंगे, फिर ई आएगा। तो ये ई आ गया, फिर हमारे पास डी आ गया। तो अब देखिए ई डी हमारे पास कहाँ पे है, यहाँ पे है। आई होप समझ आ रहा होगा, एक बार फिर से बताती हूँ। देखिए फ्रेंड था FRIEND, एफ के बाद जी आता है, जी के बाद एच आता है, आर के बाद ST, उसके बाद आता है यू, IJKL, उसके बाद आता है M, ठीक। तो पहले हमने एक छोड़ा, फिर हमने दो अल्फ़ाबेट्स छोड़े, फिर हमने तीन अल्फ़ाबेट्स छोड़े। वैसे ही हमको कैंडल में भी करना है, ठीक है, एक दो और तीन छोड़ते जाने हैं, ठीक। अब देखिए कैंडल, सी के बाद एक छोड़ दिए डी, तो ई आ गया। ए के बाद अब दो छोड़े, एक छोड़ा, अब दो छोड़ने, बी और सी छोड़ा, तो यहाँ पे डी आ गया। एन के बाद तीन छोड़ो, एक छोड़ा था पहले, अब दो छोड़े, अब तीन छोड़ो, OPQ, तो यहाँ पे आर आ जाएगा। तो EDR देखिए कहाँ पे है, EDR आपके ए ऑप्शन में है, तो आपका ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इजी है और इस पे आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। अगर मैं सीरीज़ की बात करूँ तो सीरीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा, अब देखिए नंबर सीरीज़ पे क्वेश्चन आ गया। सीरीज़ जो है वो बहुत ही ज़्यादा डाइवर्स है। इसमें आपको कभी कभी क्या मिलता है, बहुत ज़्यादा टफेस्ट क्वेश्चन आपको मिलता है एग्ज़ाम में देखने को। कभी कभी मतलब एक क्वेश्चन आपको टफेस्ट मिलेगा, वो मोस्टली बच्चे नहीं कर पाते हैं। आता होगा बच्चों को, कर पाएंगे बच्चे, लेकिन क्या होता है कि टाइम इतना ज़्यादा नहीं होता कि आप कैलकुलेशंस में वेस्ट करो, ठीक है। तो क्या होता है कि कुछ ना कुछ एलिमेंट जो है एग्जामिनर ऐसा डाल देता है कि जो कोई भी ना कर पाए। एंड कभी कभी वो क्या करता है, ये जो सीरीज़ होती है इनमें से टफेस्ट क्वेश्चन बनने के चांसेस होते हैं। तो अब आप क्या कर सकते हैं, इनके लिए आपको प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा चाहिए। तो यहाँ पे मैं सारी सीरीज़ आपको प्रैक्टिस नहीं करवा सकती, बिकॉज बहुत ज़्यादा डाइवर्स होती हैं, बहुत अलग अलग तरीके की सीरीज़ होती हैं। मैंने आपको बस बेसिक कॉन्सेप्ट देने का सोचा है इसमें, और जो भी मैं क्वेश्चंस लेकर आई हूँ, ज़रूरी नहीं कि वही क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में आएंगे, लेकिन हाँ इतना मैं कॉन्फिडेंटली कह सकती हूँ आपको कि उस पैटर्न के अलावा आपको कोई क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेंगे, उसी पैटर्न पे आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। अगर आप इन्हीं टाइप्स के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे तो आपके ज़रूर बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएंगे एग्ज़ाम में। चलिए अब ये सीरीज़ वाला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए 28 के बाद 25 आया, फिर 5, 21 के बाद 18 आया, फिर 5, 14 के बाद कुछ आएगा और फिर 5 आ जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए क्या है, 28 के बाद -3 तो 5, 21 में -3 तो 5, 14 में -3 करेंगे तो 11 आ जाएगा, और फिर 11 के बाद 5, तो 11 और 5 जो है वो आपका आंसर बन जाएगा, ठीक। इजी थी ये सीरीज़। चलिए अब आगे देखते हैं। आगे वाली भी इजी है एंड आई एम श्योर आप लोगों ने कर ली होगी। देखिए 8 के बाद कुछ आ रहा है, उसके बाद 21 आ रहा है, 15 के बाद कुछ आ रहा है, उसके बाद 21 आ रहा है अगेन, फिर 22 के बाद कुछ आएगा, उसके बाद फिर से 21 आएगा, क्योंकि ये 21 जो है वो कॉमन चल रहा है। अब देखिए 8 में -3 हो रहा है तो 11, 15 में -8 में +3 हो रहा है तो 11, 15 में +3 हो रहा है तो 18, उसके बाद 22 में +3 हो जाएगा तो यहाँ पे 25 आ जाएगा। 25 आ गया पहला डिजिट, तो 25 यहाँ पे है, 25 यहाँ पे है, और 25 ई पार्ट में है, ठीक है। उसके बाद 25 के बाद क्या आ जाएगा, दो डिजिट आते थे, फिर 21 आते थे, तो दो डिजिट आ गया, अब 21 आ जाएगा, यानी कि हमारा आंसर क्या रहेगा, 25 एंड 21। समझ गए। तो 25 एंड 21 देख लीजिए कौन सा ऑप्शन है, 25 एंड 21 आपका बी ऑप्शन है, वो आपका करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा, ओके। अब देखिए लुक carefully for the pattern and then choose which pair of numbers come next। फिर से आपका यही पैटर्न आ गया है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 9 से 12 जा रहा है तो +3 का एडिशन आपको देखने को मिलेगा, फिर 12 से 11 आ रहा है तो -1 का आपको सब्ट्रैक्शन देखने को मिलेगा, 11 से 14 जा रहा है तो +3 का एडिशन फिर से देखने को मिलेगा,
14 से 13 आ रहा है तो -1 हो गया, कम हो रही है सीरीज़, कहीं पे बढ़ रही है। यहाँ पे सीरीज़ बढ़ रही है तो एडिशन हो रहा है +3 का। यहाँ पे सीरीज़ एक नंबर से कम हो रही है तो -1 हो रहा है। ठीक, दैट मीन्स +3 -1 +3 -1 +3 -1। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, +3 कितना आ गया, 15 +3 आ गया तो 18 एंड फिर -1 करेंगे तो 17, यानी कि 18 और 17 आपका आंसर आ जाएगा इसका। तो 18 और 17 जो है वो आपका इसका आंसर बन जाएगा। आई होप ये चीज़ भी आपको क्लियर हो गई होगी। चलिए अब आपको ये वाला क्वेश्चन करवाते हैं। देखिए, कंप्लीट द फॉलोइंग सीरीज़ 1, 10, 7, 20, 13, 30 एंड 19। इसमें क्या होगा, इसमें अगर आप देखेंगे ऑल्टरनेट सीरीज़ बन रही हैं। ठीक है, ऑल्टरनेट सीरीज़, एक सेकेंड, ऑल्टरनेट सीरीज़ बन रही हैं। ठीक है, और ऐसे आप देख सकते हैं। देखिए 1 + 6 हो गया तो 7 आ गया, 7 + 6 आ गया तो आपका 13 आ गया, 13 + 6 आ गया तो आपका 19 बन गया। ठीक, नीचे आपके +6 + 6 + 6 हो रही हैं। ठीक, ऊपर क्या हो रहा है, 10 + 10 आ गया तो यहाँ पे 20 बन गया, 20 + 10 आ गया तो यहाँ पे 30 बन गया। ठीक, अब यहाँ पे और क्या आ जाएगा, फिर से 30 + 10 आ जाएगा तो यहाँ पे बन जाएगा आपका 40। एक तो 40 आएगा, और जब 40 आया उसके बाद ये 19 में 6 ऐड करोगे। ठीक है, 19 में जब 6 ऐड करोगे तो वो कितना बन जाएगा, 25। तो 40 एंड 25 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो 40 एंड 25 जो है वो आपका आंसर हो जाएगा। आई होप क्लियर हो गया होगा ये सबको। अब देखिए नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन आपका क्या है। नेक्स्ट बनता है आपका, एक सेकेंड, ये आपका एनालॉजी का बनता है। ठीक है, देखिए क्या होता है, एनालॉजी में आपके ये वाले टाइप के भी, पहले तो मैंने आपको एनालॉजी पहले भी करवाया है। जैसे अगर फूड इज़ टू ईट था तो वाटर इज़ टू क्या था, ड्रिंक। इस तरीके के क्वेश्चंस मैंने आपको पहले भी करवाए थे। दैट मीन्स खाना को हम खाते हैं, पानी को हम पीते हैं। तो ये मैंने आपको करवाई थी, लेकिन ये इजी लेवल ऑफ आप कह सकते हैं एनालॉजी है, इसलिए मैंने आपको बहुत सारे करवाए हैं। इसमें आप बहुत सही हो गए होंगे, तो आई थॉट कि थोड़ा सा लेवल जो है वो चेंज करके ले आते हैं इस बार। अब देखिए इस बार क्या किया हमने, जैसे कैंडल, फिर लैंप आ गया और फिर फ्लड लाइट आ गया। ठीक, तो कैंडल जो है, पहले सबसे पहले ओल्ड एज में क्या होता था, ओल्ड ज़माने में क्या होता था, कैंडल होती थी। उसके बाद थोड़ा एडवांसमेंट आ गया, फिर आ गया हमारे पास लैंप। ठीक है, जो ऐसे वाले लैंप होते थे, ऐसे वाले लैंप होते थे कुछ हमारे पास। ठीक है, तो फिर हमारे पास आ गए, हाँ, ऐसे वाले लैंप हमारे पास होते थे। तो कैंडल के बाद आ गए लैंप, लैंप के बाद फ्लड लाइट्स, जितनी भी सारी लाइट्स आज मॉडर्न ज़माने की लाइट्स हैं वो आ गई हमारे पास। तो ये आप देख सकते हैं कि ये एवोल्यूशन, कोर्स ऑफ एवोल्यूशन, एवोल्यूशन का मतलब देखिए, एवोल्यूशन का मतलब होता है टाइम के साथ, टाइम के साथ वेरिएशन आती है। टाइम के साथ क्या आती है, वेरिएशन आती है। तो अब देखिए कैंडल के बाद क्या आ गया आपका, लैंप, लैंप के बाद आपका आ गया फ्लड लाइट। ठीक है, एक सेकेंड अभी डिस्कस करते हैं। तो अब देखिए सेकंड आपका क्या दिया, ये आपको समझ आ गया कि पहले कैंडल था, फिर हमारे पास लैंप आया, और फिर हमारे पास मॉडर्न लाइट्स आई विद एडवांसमेंट एंड विद जैसे भी टाइम पास होता गया। अब देखिए हट, हट होती है झोंपड़ी, उसके बाद कॉटेज यानी कि स्मॉल सा घर, छोटा सा घर, और उसके बाद क्या आया हमारे पास, पहले हमारे पास झोंपड़ियाँ थी, फिर हमारे पास छोटे छोटे घर थे। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या आई, उसके बाद हमारे पास टेंट आया, नहीं, सिटी आई, नहीं, ड्वेलिंग आई, नहीं। ड्वेलिंग का मतलब होता है जहाँ पे हम रहते हैं। तो हम लोग कहीं पे भी रह सकते हैं, ज़मीन पे भी रह सकते हैं, टेंट में भी रह सकते हैं, सिटी में भी रह सकते हैं। तो ड्वेलिंग तो बिल्कुल भी यहाँ पे फिट नहीं होता है। हाउस, यस, हाउस जो है वो आपका सही आंसर रहेगा, क्योंकि पहले हमारे पास हट आई, फिर कॉटेज, और फिर एडवांसमेंट के साथ साथ हमारे पास आजकल हाउसेज हैं। तो यहाँ पे आपका हाउस जो है वो इसका सही आंसर रहेगा। ठीक है, अब देखिए सेकंड हमारे पास क्या है, डेजी, फ्लावर, प्लांट, बंगलो, हाउस एंड डैश। ठीक है,
अब ये क्या बता रहा है, देखिए डेज़ी जो है वो एक तरह का फ्लावर है, ठीक है ना। डेज़ी जो है वो एक फ्लावर ही है, एक फूल है। और फ्लावर जो है वो एक तरह का प्लांट ही होता है, ठीक है। फ्लावर जो है वो एक तरह का पौधा ही होता है, ठीक है। तो ये यहाँ पे क्या रिलेशन बन रहा है कि डेज़ी डेज़ी जो है इज़ अ फ्लावर, इट इज़ अ फ्लावर एंड फ्लावर इज़ अ काइंड ऑफ प्लांट, ठीक है। तो डेज़ी इज़ अ टाइप ऑफ फ्लावर एंड फ्लावर इज़ अ टाइप ऑफ प्लांट, ये चीज़ बन रही है। अब बंगलो इज़ अ टाइप ऑफ हाउस, बिल्कुल सही है। बंगलो जो है वो एक तरह का घर है एंड हाउस इज़ अ टाइप ऑफ, क्या आएगा, हाउस इज़ अ टाइप ऑफ बिल्डिंग, हाउस इज़ अ टाइप ऑफ कॉटेज, हाउस इज़ अ टाइप ऑफ अपार्टमेंट, हाउस इज़ अ टाइप ऑफ सिटी। ये तो नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा बिल्डिंग। दैट मीन्स यहाँ पे क्या रिलेशन बन रहा है कि डेज़ी जो है वो एक तरह का फ्लावर है, वो एक तरह का फूल है, और फूल जो है वो एक तरह का प्लांट ही है, पौधा ही है। वैसे ही जैसे बंगलो एक तरह का घर है यानी कि मकान है, और मकान एक तरह की क्या है, बिल्डिंग है, ठीक। तो यहाँ पे ए ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट ऑप्शन बन जाता है। अब देखिए, अब हमारे पास है एप्पल्स, फ्रूट, सुपरमार्केट, नॉवेल, बुक एंड डैश। अब देखिए नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट है एप्पल। देखिए एप्पल है, फिर फ्रूट है, फिर सुपरमार्केट है, ठीक। तो यहाँ पे आपको एक रिलेशन दिख रहा होगा, क्या रिलेशन दिख रहा होगा, क्या रिलेशन दिख रहा होगा कि, एक सेकेंड, ये रिलेशन दिख रहा है कि एप्पल जो है वो एक तरह का क्या है, फ्रूट है, एक तरह का मेवा है। और फ्रूट जो है वो कहाँ पे सेल किया जाता है, सुपर मार्केट में, ठीक है। क्या है, एप्पल जो है वो एक तरह का फ्रूट है, एक तरह का मेवा है, और मेवा जो है वो सुपर मार्केट में सेल किया जाता है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, एप्पल इज अ टाइप ऑफ फ्रूट विच इज सोल्ड इन मार्केट, मार्केट में सेल किया जाता है। तो अब देखिए नॉवेल इज अ टाइप ऑफ बुक, नॉवेल इज अ टाइप ऑफ बुक एंड विच इज सोल्ड इन, कहाँ पे सेल की जाती है, कहाँ पे सेल की जाती है, मैगजीन में सेल की जाती है, वेजिटेबल में सेल की जाती है, शॉपिंग में सेल की जाती है, बुक स्टोर में सेल की जाती है। तो ऑब्वियसली बुक स्टोर में सेल की जाती है। नॉवेल जो है वो एक तरह की बुक है। वैसे ही जैसे एप्पल एक तरह का फ्रूट था, फ्रूट को हम कहाँ पे सेल करते थे, सुपर मार्केट में, वैसे ही बुक को कहाँ पे सेल करते हैं हम लोग, बुक स्टोर में, ठीक। आई होप चीज़ें क्लियर हो रही होंगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट है हमारा टैडपोल, फ्रॉग, एम्फीबियन, लैम्ब, शीप। सबसे पहले देखिए आपको बता देती हूँ कि एम्फीबियन क्या होता है। एम्फी का मतलब होता है टू, या बाई भी बोल सकते हैं आप, या डाई भी बोल सकते हैं, ठीक है, या डुअल भी बोल सकते हैं आप लोग, ठीक है। यानी कि जिसके कोई भी दो कैरेक्टर्स हों, ठीक है। एम्फी का मतलब होता है बाई, ठीक है। एंड बियन होता है जो एम्फीबियन, यानी कि जो कहाँ पे रहे, जो दोनों जगह पे रहे। दोनों जगह कौन कौन सी, अब एक तो वाटर, एक तो लैंड। एम्फीबियन जो है वो हम एक ऐसे एनिमल को बोलते हैं जो वाटर में भी रहे, लैंड में भी रहे, ठीक है। यानी कि दो चीज़ों में रहे, वाटर में भी रह सकता है, लैंड में भी रह सकता है। कभी आपको वो वाटर में देखने को मिलेगा, कभी आपको वो लैंड पे देखने को मिलेगा। जैसे फ्रॉग है, जैसे फ्रॉग है, फ्रॉग आपको क्या मिलता है, कभी कभी वाटर में भी मिलता है, कभी कभी आपको लैंड में भी मिलता है। अब अगर आप स्नेक की बात करोगे ना, तो स्नेक जो है वो भी आपको कभी कभी लैंड पे देखने को मिलेगा, कभी कभी वाटर में देखने को मिलेगा। सो बोथ फ्रॉग एंड स्नेक आर एन एग्जाम्पल ऑफ एम्फीबियंस। अब देखिए दूसरी चीज़ क्या होती है, अब एनिमल्स में एम्फीबियंस थे, अब एनिमल्स में मैमल्स हैं एक चीज़। देखिए मैमल्स का मतलब होता है MAMMALS, ये किस नाम से निकला हुआ है, मेमोरी ग्लैंड से, मेमोरी ग्लैंड्स से। मेमोरी ग्लैंड्स होते हैं जो एक
मिल्क फीडिंग ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है। मिल्क फीडिंग ऑर्गन्स होते हैं, किनको देते हैं, जो जब बच्चों को दूध दिया जाता है मेमोरी ग्लैंड्स के थ्रू, यानी कि ये मिल्क फीडिंग ऑर्गन्स होते हैं, जिनके थ्रू जो भी ऑफस्प्रिंग्स होते हैं, एनिमल्स के जो ऑफस्प्रिंग्स होते हैं, वो वहाँ से क्या करते हैं, अपना मिल्क जो है वो एक्सट्रैक्ट करते हैं, तो उनको बोलते हैं मैमल्स। अब देख लीजिए यहाँ पे एग्जाम्पल क्या है, ठीक है, इसके रिलेटेड अब एग्जाम्पल है टैडपोल, फ्रॉग एंड एम्फीबियन। देखिए टैडपोल जो है, फ्रॉग जो है ना, वो फ्रॉग एज फ्रॉग पैदा नहीं होता है। फ्रॉग जो है वो एज बहुत छोटा छोटा एक आपको देखने को मिलेगा, उसका एक टाइप होता है, उसको हम बोलते हैं टैडपोल, ठीक है। उसकी एक स्टेज होती है टैडपोल, फ्रॉग बनने से पहले जो वो एक टैडपोल बनता है। पहले जैसे पहले चाइल्ड होता है, उसके बाद वो एडोलेसेंट बनता है, उसके बाद वो अडल्ट बनता है, तो वैसे ही फ्रॉग जो है पहले वो टैडपोल होता है, उसके बाद वो फ्रॉग बनता है, ठीक। तो आप देखिए टैडपोल से क्या बना, फ्रॉग, और फ्रॉग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एम्फीबियन, समझ गए। और एम्फीबियन क्या है वो मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। तो लैम्ब जो है वो बच्चा होता है किसका, शीप का, यानी कि लैम्ब से क्या बना, शीप। लैम्ब विल डेवलप इनटू अ शीप एंड शीप इज एन एग्जाम्पल ऑफ, इसको आ जाएगा यहाँ पे आंसर, मैमल्स। शीप जो है वो मैमल्स की एग्जाम्पल है, ठीक। तो यहाँ पे देखिए फार्म नहीं आएगा, वूल नहीं आएगा, एनिमल आ सकता था, लेकिन एनिमल के अंदर देखिए इंसेक्ट्स भी आते हैं, रेप्टाइल्स भी आते हैं, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें आती हैं, तो इंसेक्ट्स मैमल्स नहीं होते हैं, ठीक है। तो इंसेक्ट्स, ये जो एनिमल है ना, ये बहुत ही ब्रॉडर टर्म है, तो हम ये नहीं बोल सकते यहाँ पे एनिमल नहीं लिख सकते हम लोग, क्योंकि अगर हम यहाँ पे एनिमल लिखेंगे इसका मतलब होगा इंसेक्ट्स, तो दैट मीन्स शीप जो है वो इंसेक्ट के इक्वल है, कभी भी नहीं है, तो इसलिए एनिमल्स हम नहीं लिख सकते, हमें स्पेसिफिकली यहाँ पे मैमल लिखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये वाले क्वेश्चन जो है एक सेकेंड, अब देखिए ये जो क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन जो है वो आपको कई बार देखने को मिलते हैं, जैसे 4 और 11, 4 और 11 जो है उनके बीच में एक रिलेशन दिख रहा है, 4 और 11 को अगर आप ऐड करेंगे तो वो बन जाएगा 15, ठीक। उसके बाद अगर आप ये 5 को और 2 को ऐड करोगे तो ये आपका बन जाएगा 5 + 2 7। तो आपने क्या किया, इन दो टर्म्स को ऐड किया, इन दो टर्म्स को ऐड किया, इनका जो भी आया उनको आपस में सब्ट्रैक्ट कीजिए। 15 में से 7 को सब्ट्रैक्ट किया तो 8 आपका आंसर आ गया, ठीक। तो बीच में क्या है, यहाँ पे 8 है, ये आपको फिगर गिवन होगी, ठीक है। जब आपको ये फिगर गिवन होगी, इसी के बेसिस पे आपको क्या करना पड़ेगा, इसी के बेसिस पे आपको क्या करना पड़ेगा, इसका आंसर निकालना पड़ेगा, ठीक है। इसका आंसर निकालना पड़ेगा, यहाँ पे कोई ना कोई एक जो है मिसिंग होगा, या तो ये होगा या ये मिसिंग होगा या ये, मतलब सभी प्लेसेस में से एक प्लेस जो है वो मिसिंग होगी, और वो प्लेस आपको कैसे फाइंड करनी है, वो प्लेस आपको यहाँ पे जो फॉर्मूला लगा हुआ है, यहाँ पे भी आपको सेम फॉर्मूला लगाना है। अगर आपको 5 प्लेसेस दी हैं, एक फाइंड करनी है, तो आप 4 प्लेसेस लगा के 5वीं वाली जो है वो फाइंड कर सकते हैं, ठीक। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन में इधर उधर गड़बड़ हो गया है। देखिए यहाँ पे आपका गैप था, क्वेश्चन मार्क था आपका, ठीक है, क्वेश्चन मार्क, और यहाँ पे आपका 16 लगा लीजिए, ठीक। यहाँ पे आप 16 लगा लीजिए और यहाँ पे आपका क्वेश्चन मार्क है, ये आपको PDF जो है वो एडिट करके मिलेगी, ठीक। अब देखिए नया क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है 16 की जगह, और यहाँ पे आपको 16 करना है, ठीक। अब देखिए क्या बोल रहा है, हम क्या कर रहे थे, इन दोनों को ऐड कर रहे थे, तो 20 + 10 कितना हो गया हमारे पास, 30, और हम क्या कर रहे थे, इन दोनों को ऐड कर रहे थे, तो 8 + 6 हमारे पास कितना हो गया, 14, ठीक। फिर हम क्या कर रहे थे, इन दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट कर रहे थे, तो 13 में से 14 गए तो 16 आ गए, तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा आपका, 16, ठीक। तो यहाँ पे 16 आपका करेक्ट आंसर रहेगा, ठीक है। तो मैं ऑलरेडी यहाँ पे आंसर जो है वो 16 लिख चुकी हूँ, यहाँ पे जबकि क्वेश्चन मार्क आएगा, ठीक है, ये आपको फाइंड करना था, और यहाँ पे ऑप्शन में आपको 16 दिया रहेगा, तो आपको ये ऑप्शन जो है वो करेक्ट करना है, ठीक है। चलिए आई होप ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन बता रहा है, यहाँ पे आपको 30 दिया है, 16 दिया है, 18, 20, 22, 24, 26 एंड क्वेश्चन मार्क दिया है, ठीक। देखिए
इन क्वेश्चंस में कभी कभी आपको क्या करना पड़ता है, हो सकता है यहाँ पे आपको जैसे सीरीज़ में आपको कभी मल्टीप्लाई, कभी एडिशन, कभी सब्ट्रैक्शन, कभी डिवीजन करना पड़ता है, कभी स्क्वायर रूट करना पड़ता है, कभी क्यूब करना पड़ता है, तो यहाँ पे भी आपको वो सारी ट्रिक्स देखने को मिल सकती हैं। ठीक, अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, ये वाले क्वेश्चन में ये 16 था, इसमें 2 ऐड करोगे तो 18 मिलेगा, 18 में 2 ऐड करोगे तो आपको 20 मिलेगा, 20 में 2 ऐड करोगे तो 22 मिलेगा, 22 में 2 ऐड करोगे तो 24 मिलेगा, 24 में 2 ऐड करोगे तो 26 मिलेगा, 26 में 2 ऐड करोगे तो 28 मिलेगा, 28 में 2 ऐड करोगे तो 30 मिलेगा। तो यानी कि आपका 28 यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह आंसर आना चाहिए। ठीक है, आई होप ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं अभी। अब देखिए हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दैट इज़, आपको ये बॉक्स दिया गया है। ठीक है, एक सेकेंड, जैसे हमने क्वेश्चन किया था अभी वैसा ही ये क्वेश्चन है। अब सर्कल की जगह आपको क्या दिया गया है, बॉक्स दिया गया है। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या दिया गया है, यहाँ पे आपको क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पे आपको फाइंड करना है। देखिए इसमें क्या है, 5 से 5 आ रहा है, फिर 5 से 10 आ रहा है, 10 से 30 आ रहा है। तो इसमें सिंपल एडिशन या सब्ट्रैक्शन आप देख लो नहीं हो रहा है, लेकिन सीरीज़ क्या है, इंक्रीजिंग है, यानी कि मल्टीप्लाई हो रहा होगा। इंक्रीजिंग जब होती है सीरीज़, यानी कि 5 से 5, फिर 10, फिर 30, फिर 120, यानी कि इंक्रीज़ होते जा रहे हैं नंबर्स। तो इंक्रीजिंग में या तो प्लस होता है या तो आपका मल्टीप्लाई होता है। ठीक, तो अब यहाँ पे प्लस तो नहीं हो रहा है, क्यों, क्योंकि अचानक से सीरीज़ बढ़ रही है। देखिए 3600 से 25,000 तक जा रही है, तो जब इतने मार्जिन से बढ़ रही हो सीरीज़ तो वहाँ पे ज़्यादा प्लस नहीं आता है, वहाँ पे हमेशा मल्टीप्लिकेशन का ही रोल प्ले रहता है। अब देखिए मल्टीप्लिकेशन का देखते हैं क्या रोल रहेगा। अगर आप यहाँ पे 5 इंटू 1 करेंगे तो 5 1 जा 5 आ जाएगा। उसके बाद अगर आप यहाँ पे 5 इंटू 2 करेंगे तो 10 आ जाएगा। फिर अगर आप 10 इंटू 3 करेंगे तो 30 आ जाएगा। ठीक है, तो पहले इंटू 1 किया, इंटू 2 किया, इंटू 3 किया, फिर अब करेंगे इंटू 4। किसको करेंगे, 30 को, क्योंकि 10 को हम डील कर चुके, 5 को हम डील कर चुके, ये वाले 5 को भी हम डील कर चुके। अब हमारे पास 30 है तो 30 को करो 4 के साथ, ये आ जाएगा 120। मिल गया आपको 120। अब नेक्स्ट क्या आएगा, 120। 120 को किसके साथ करोगे, यहाँ पे 4 था, अब 5 के साथ करो। तो 120 को जैसे ही आप 5 के साथ करोगे वो आपका आ जाएगा आंसर 600। यहाँ पे 600। अब देखते हैं क्या सीरीज़ आगे फॉलो होगी, देखते हैं क्या सही चल रही है। 120 इंटू क्या किया था हमने 5, ये आ गया था 600। यहाँ पे 600 आ गया। अब हम क्या करते थे, इस 600 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3600 आ गया हमारे पास। अब इस 3600 को क्या करेंगे, यहाँ पे 6 था, यहाँ पे 5 था, यहाँ पे 7 आ जाएगा। ठीक, तो ये देखिए 7 6 ज़ा 42, 7 3 ज़ा 21 एंड 25। देखिए 25,200 हमारे पास आंसर आ गया। तो हमने प्रूव कर दिया कि हाँ यहाँ पे क्या आ जाएगा, सीरीज़ क्या चल रही है। सीरीज़ देखिए क्या चल रही थी, 5 को पहले 1 के साथ किया तो 5 आ गया, ये 5 को यहाँ पे लेकर आ गए, इसको 2 के साथ किया, आ गया 10। ये 10 को यहाँ पे लेकर आ गए, इसको 3 के साथ किया, आ गया 30। ये 30 को यहाँ पे लेकर आ गए, इसको 4 के साथ, पहले 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 के साथ किया तो 120 आ गया। ये 120 को यहाँ पे लेकर आ गए, इसको 5 के साथ किया, पहले 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5, 600 आ गया। ये 600 को यहाँ पे लेकर आ गए इंटू 6, पहले 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5 और फिर 6 के साथ, ये आ गया 3600। और 3600 को 7 के साथ किया तो वो आ गया 25,200। ठीक है, आई होप ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। चलिए, तो इसका आंसर क्या रहेगा, इसका आंसर आपका रहेगा, इसका आंसर आपका 600 रहेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। आपको एक सर्कल दिया हुआ है, यहाँ पे मान लीजिए क्वेश्चन मार्क है। ठीक, और ये जो गैप है जहाँ पे क्वेश्चन मार्क है ये आपको फाइंड करना है। तो देखिए कैसे करेंगे। अब देखिए यहाँ पे 4 से लेकर 9 जा रहा है, 9 से लेकर 20 जा रहा है, 20 से लेकर 43, 43 से जा रहा है 90, तो इंक्रीजिंग है।
सीरीज़ जो है वो इंक्रीजिंग है, क्योंकि 4 से ज़्यादा 9 है, 9 से बड़ा 20 है, 20 से बड़ा 43 है, 43 से बड़ा 90 है, तो 90 से भी आगे कुछ बड़ा ही आएगा, यानी कि इंक्रीजिंग है। तो इंक्रीजिंग में या तो प्लस या तो मल्टीप्लिकेशन। कभी कभी ये दोनों ही, कभी कभी बोथ कॉम्बिनेशन में भी यूज़ हो सकते हैं, कभी कभी ये कॉम्बिनेशन में भी यूज़ हो सकते हैं। अब देखते हैं यहाँ पे क्या है। देखिए अगर मैं 4 को 2 के साथ करूँ तो वो 8 आता है, प्लस करूँ 1, वो क्या आ जाएगा 9। ठीक, फिर अगर मैं 4 का हो गया डील, अब 9 को करते हैं। 9 को अगर मैं 2 के साथ करूँ, 9 2 जा कितना आ गया 18, प्लस करती हूँ 2, तो वो कितना आ जाएगा 20। यानी कि मैंने मल्टीप्लाई 2 किया, मल्टीप्लाई 2 किया, फिर प्लस 1 किया, प्लस 2 किया। अब यहाँ पे 20 को ले लेते हैं, 20 इंटू फिर से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2, आंसर आया 40। फिर 40 में क्या ऐड किया, पहले 1 ऐड कर रही थी, फिर 2 ऐड कर रही थी, अब 3 ऐड करो, कितना आ गया 43। तो ये आपको मिल गया 43। अब वैसे ही क्या करोगे, सेम ट्रेंड यहाँ पे भी फॉलो करो। 43 को 2 के साथ करेंगे, कितना आ गया 2 3 6, 2 4 8, 86 आ गया। वहाँ पे क्या कर रहे थे, 3 ऐड किया था, अब 4 ऐड करो, 86 प्लस 4 कितना हो गया 90, तो ये आपको 90 मिल गया। अब 90 को भी क्या करो, सेम 2 के साथ मल्टीप्लाई करो, तो ये आ जाएगा आपका 180, और 180 में पहले 4 ऐड किया था, उससे पहले 3, उससे पहले 2, उससे पहले 1, अब क्या करोगे 4 के बाद 5, तो 185 जो है वो आपका आंसर आना चाहिए। तो 185 ए पार्ट जो है वो आपका आंसर आ जाएगा, तो ये आपका आंसर जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा 180, 180, 185, ओहो एक सेकेंड, यहाँ पे आपका 185 आ जाएगा, एंड आपका करेक्ट ऑप्शन जो है दैट विल बी दिस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब नेक्स्ट आपका क्या है, चूज द वर्ड विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। देखिए ये आपका क्वेश्चन आ रहा है क्लासिफिकेशन से। ठीक है, क्लासिफिकेशन से आपका क्वेश्चन आ रहा है। अब देखिए क्लासिफिकेशन में कैसे आएगा, कभी कभी क्लासिफिकेशन 3 तरह की होती है। एक तो हो गई फिगरल, एक तो वर्ड भी आ गई, अल्फ़ाबेटिकल भी आ जाएगी। 3 तरह की नहीं, बहुत तरह की होती है, और नंबर भी आ जाएगा। कभी कभी नंबर में आपको क्या दिया जाएगा, आपको मान लीजिए 1 2 3 4 नंबर दे दिए, ये तीन जो है समहाउ सिमिलर होंगे, समहाउ रिलेटेड होंगे, और ये जो है ये डिफरेंट होगा, तो इसको आपको फाइंड करना है। वर्ड में भी आपको 4 वर्ड्स दिए जाएंगे, ये रिलेटेड होंगे समहाउ, और ये जो है वो आपका अलग होगा। अल्फ़ाबेटिकल में क्या दिया होगा, मान लीजिए ABCDEF GHIKLE। देखिए ABC कंटिन्यूस, DEF कंटिन्यूस, GHI कंटिन्यूस, KLE कंटिन्यूस नहीं है, तो ये आपका ऑड वन आउट। ये अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ में आपको ऐसी क्लासिफिकेशन जो है वो निकालनी पड़ती है। ठीक है, अब देखिए हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे आपको वर्ड के फॉर्म में है। ठीक है, देखिए चूज़ द वर्ड विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। इन पांचों में से 4 वर्ड जो है वो आपस में समहाउ रिलेटेड है, एक वर्ड जो है वो उनसे अलग है, वो आपको चूज़ करना है। चिकन, स्नेक, स्वैन, क्रोकोडाइल, फ्रॉग। देखिए क्रोकोडाइल जो है वो भी वाटर में रहता है, फ्रॉग जो है वो भी वाटर में रहता है, क्रोकोडाइल भी वाटर में रहता है, स्वैन जो है वो भी, स्वैन यानी कि बत्तख, वो भी वाटर में तो रहता ही है, आपने तैरते देखा हुआ उसको। स्नेक जो है मैंने आपको बताया इसी लेक्चर में, वो एम्फीबियन है, वो कभी कभी लैंड पे भी होता है, कभी कभी वाटर में भी होता है, तो वो भी वाटर में रहता है। लेकिन चिकन कभी भी वाटर में नहीं रह पाता। ठीक है, तो इसका आंसर जो है ऑड वन आउट कौन सा है, चिकन। ठीक है, चिकन जो है, और रीज़न क्या देंगे आपके, सारे जो है वो वाटर में रह सकते हैं, लेकिन चिकन वाटर में नहीं रहता, तो चिकन इज़ द ऑड वन आउट, बिकॉज ऑल अदर 4 आर रिलेटेड टू ईच अदर इन सम और द अदर वे। ठीक, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अभी अब देखिए यहाँ पे क्या है, चूज द वर्ड विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। ठीक है, कैप, टर्बन, हेलमेट, व्हील एंड हैट।
अगर आप देखें तो कैप मेनली कौन लगाता है? मेल्स, ठीक। टर्बन यानी कि जो पगड़ी होती है वो भी कौन लगाते हैं? मेल्स। हेलमेट भी अगर आप देखेंगे बाइक वगैरह पे मोस्टली जो है, ऑब्वियसली अब तो लड़कियां भी स्कूटी पे लगाती है, लेकिन आपको रैशनली साइंटिफिकली सोचना है, रीजनेबली सोचना है कि मोस्टली जो है वो आदमी ही लगाते हैं, तो मेल्स। हैट जो है वो भी मेनली मेल्स ही लगाते हैं। व्हील, अब व्हील का मतलब होता है घूंघट, ठीक है, क्या होता है? घूंघट, ठीक है, घूंघट। तो घूंघट मेनली कौन लगाता है? घूंघट, ठीक है, घूंघट मेनली लगाता है फीमेल्स। तो घूंघट आपका क्या हो जाएगा? व्हील आपका ऑड वन आउट हो जाएगा, ठीक है। रीज़न ये है कि ये सारे जो है दीज आर वॉर्न बाय मेल्स एंड व्हील यानी कि घूंघट इज़ वॉर्न बाय फीमेल, ठीक, इसलिए ये ऑड वन आउट हो जाएगी। ये बाकी सबसे क्या है? थोड़ी सी अलग है, ओके। चूज़ द वर्ड विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट, इसमें भी ऐसे ही करना है। ऋग्वेदा, यजुर्वेदा, अथर्ववेदा, आयुर्वेदा एंड समवेदा। देखिए बहुत सारे हमारे पास जो है स्क्रिप्चर्स होते हैं, हमारे पुराने स्क्रिप्चर्स होते हैं, ओल्ड स्क्रिप्चर्स या रिलीजियस स्क्रिप्चर्स जो लिखे गए थे हमारे एंशियंट टाइम्स या मेडिवल टाइम्स में, उनमें से हमारे वेदास भी हैं। देखिए ऋग्वेदा हो गया, ऋग्वेदा के बारे में अगर आपने पढ़ा होगा तो ये बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात करता है, और इसमें से जो एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है दैट इज़ 10th मंडला। मंडला यानी कि चैप्टर, ठीक है। तो 10th चैप्टर जो है वो डील करता है वर्ण सिस्टम के साथ, ठीक है, वर्ण सिस्टम के साथ। 4 वर्ण थे हमारे पास, जैसे वर्ण यानी कि वर्ण, देखिए वर्ण का मतलब होता है कलर, ठीक है। तो मेनली क्या माना जाता था कि 4 तरीके के जो है वो हमारे यहाँ पे स्ट्रैटा होते हैं, 4 तरह के लोग होते हैं। एक तो होते थे ब्राह्मण्स, ठीक है, एक होते थे ब्राह्मण्स, एक होते थे वैश्य शूद्र, एक होते थे क्षत्रियाज, वैश्याज एंड शूद्राज। ऐसा माना गया है कि ये सारे जो है लॉर्ड ब्रह्मा की बॉडी से निकले हुए हैं, मतलब, ठीक है। ब्राह्मण्स जो है लॉर्ड ब्रह्मा के हेड से निकले हैं, क्षत्रियाज जो है लॉर्ड ब्रह्मा के शोल्डर्स से निकले हैं, वैश्याज जो है उनको बोला गया है कि वो थाइज सिग्निफाई करते हैं लॉर्ड ब्रह्मा के, और शूद्राज ऐसा बोला गया है कि फीट जो है लॉर्ड ब्रह्मा के ये उनको सिग्निफाई करता है, ठीक है। तो ये ऋग्वेदा के बारे में ये जो है 4 वर्ण थ्योरी जो है वो बताई गई है। उसके बाद अगर मैं अथर्ववेदा की बात करूं तो इसमें भी आपको देख सकते हैं जैसे विच क्राफ्ट वगैरह हो गया, वो सब जो है इसमें बताया गया है, ठीक है। समवेदा जो है वो एक वेदा है, उसमें क्या बताया गया, उसमें ये इट इज़ रिलेटेड टू द म्यूज़िक से रिलेटेड है, और वैसे ही यजुर्वेदा भी है। अब देखिए ये यजुर्वेदा में सैक्रिफाइसेस के बारे में आई थिंक बताया गया है, क्लियरली मुझे याद नहीं, आई थिंक हाँ सैक्रिफाइसेस के बारे में बताया गया है। अब देखिए मेन चीज़ रीजनिंग में यहाँ पे क्या है, ये बाकी सारी चीज़ें तो वो हिस्ट्री के रिलेटेड थी, लेकिन आप देखिए मेन चीज़ क्या है कि ऋग्वेदा, यजुर्वेदा, अथर्ववेदा एंड समवेदा, ये चारों जो है ये वेदाज हैं, वो स्क्रिप्चर्स हैं, ठीक है, ये स्क्रिप्चर्स हैं। आयुर्वेदा स्क्रिप्चर नहीं है। आयुर्वेदा का मतलब क्या होता है? इट डील्स विद दैट ऑफ द मेडिसिन। आयुर का मतलब ये होता है मेडिसिन, तो ये मेडिसिन के साथ डील करता है, ये कोई भी स्क्रिप्चर नहीं है। आयुर्वेदा आपको पता है कि जो भी मेडिसिन की फील्ड होती है, जड़ी बूटियाँ वगैरह जिसमें यूज़ होती हैं, उसको हम बोलते हैं आयुर्वेदा, ठीक है। दो इसके पीछे वेदा लगा हुआ है लेकिन ये स्क्रिप्चर नहीं है, ठीक है। तो दैट इज इट इज़ द ऑड वन आउट, इसलिए ये डिफरेंट है बाकी सबसे, ठीक है। चलिए आप देखते हैं, चूज द वर्ड विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। कर्ड, बटर, क्रीम, चीज़ एंड ऑयल। अगर आप देखें कर्ड, बटर, क्रीम और चीज़, ये चारों जो है दीज आर फॉर्म्ड आउट ऑफ मिल्क, ये मिल्क से बनती हैं सारी चीज़ें। बट ऑयल मिल्क से डिराइव नहीं होता है, ऑयल मिल्क से नहीं बनता है, तो दैट इज़ वाई ऑयल जो है यहाँ पे वो आपका ऑड वन आउट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं अभी। अब बस ये पेज आपका रहता है, उसके बाद आपका रीजनिंग जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक। ये देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड आउट ऑफ द गिवन वर्ड डेमोक्रेसी। ठीक है, देखिए क्या बोल रहा है कि ये जो वर्ड डेमोक्रेसी है, ये आपका चैप्टर कौन सा है? ये आपका चैप्टर है, एक सेकेंड, ये आपका चैप्टर है वर्ड फॉर्मेशन, ठीक है। वर्ड फॉर्मेशन आपका चैप्टर है, उसके अंडर ये क्वेश्चन है, ठीक। ये क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अगर आप चेक करोगे वहाँ पे भी आपको ये देखने को मिलेंगे, और ये आते हैं एग्जाम्स में, ठीक है।
अब देखिए, डेमोक्रेसी एक वर्ड दिया गया है और फिर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। आपको पूछा गया है कि ये जो 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, इनमें से कौन सा ऐसा वर्ड है जो डेमोक्रेसी से बनता है। ठीक है, अब देखिए, माइक्रो, MICRO, तो M तो है, CRO भी है, I कहाँ है? माइक्रो में I है, लेकिन डेमोक्रेसी में I है नहीं। ठीक है, तो ये वाला नहीं आएगा, ठीक, क्योंकि I जो यहाँ पे है वो डेमोक्रेसी में मिसिंग है। अब देखिए, डेमन, तो DEMON तो है ही नहीं डेमोक्रेसी में, तो N है ही नहीं, तो ये वाला भी नहीं बनेगा। ठीक है, ना ये बनेगा ना ये बनेगा, क्योंकि इसमें I मिसिंग है, इसमें N मिसिंग है। ठीक है, अब देखिए, सीक्रेसी, मतलब माइक्रो में तो I प्रेजेंट है लेकिन डेमोक्रेसी में I एब्सेंट है। डेमन में N प्रेजेंट है लेकिन वो N जो है वो डेमोक्रेसी में एब्सेंट है। तो डेमन हम डेमोक्रेसी से नहीं बना सकते, क्योंकि डेमन में N भी लाना है, और वो कहाँ से लाएंगे, डेमोक्रेसी में तो है ही नहीं N। अब देखिए, सीक्रेसी, तो S तो डेमोक्रेसी में कहीं पे भी आपको नहीं दिखेगा, तो सीक्रेसी सबसे पहले ही कैंसिल हो जाता है। ठीक है, बचा मार्सी, तो क्या मार्सी बनता है? देखिए, M है, A है, R है, C है, Y है। तो मार्सी इज द करेक्ट वर्ड। दैट मीन्स दिस इज द ओनली वर्ड आउट ऑफ दिस 4 विच कैन बी फॉर्म्ड आउट ऑफ डेमोक्रेसी। ठीक है, चलिए अभी आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्या दिया गया है? नेक्स्ट आपको कह रहा है कि कॉम्पेंसेशन। कॉम्पेंसेशन एक वर्ड है, आपको बता रहा है कि टाइनी, कॉपी, मेंशन और मोटिव में से इन चारों वर्ड्स में से कौन सा ऐसा वर्ड है जो हम कॉम्पेंसेशन से बना सकते हैं। अब देखिए, सबको चेक करेंगे हम लोग, ठीक है, सबको चेक करेंगे। टाइनी, सबसे पहले तो टी है, यहाँ पे टी भी है। आई है, यस आई यहाँ पे है, आई भी है। एन है, यस एन भी है। वाई तो कॉम्पेंसेशन में है ही नहीं, तो ये गलत हो जाएगा। कॉपी देखते हैं, सी है, यस सी है। ओ है, यस ओ है। वाई है, पी है, यस पी है। और वाई तो है ही नहीं कॉम्पेंसेशन में। ठीक है, COP तो है लेकिन वाई कॉम्पेंसेशन में नहीं है, तो ये भी नहीं बनेगा, ये भी नहीं बनेगा। अब देखिए, मोटिव, M है यहाँ पे, O भी है, T भी है, I भी है, E भी है, लेकिन क्या V है? कॉम्पेंसेशन में तो V कहीं पे भी नहीं है, तो ये भी नहीं बनेगा। ठीक, अब हमारे पास बचा सिर्फ एक मेंशन। आंसर तो ये आएगा, लेकिन हम एक बार प्रूफ कर लेते हैं। M है यहाँ पे, E है यहाँ पे, N है यहाँ पे, T है यहाँ पे, I है यहाँ पे, O है यहाँ पे, N और एक N है यहाँ पे। देखिए, जब तक अगर इस वर्ड में 2 N है तो यहाँ पे भी 2 N होने चाहिए, एक N से काम नहीं चलेगा। तो इसलिए देखिए, यहाँ पे 2 N थे, तो कॉम्पेंसेशन में भी हमने 2 N काटे दिया। दैट मीन्स मेंशन एक ऐसा वर्ड है जो हम कॉम्पेंसेशन वर्ड से बना सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखिए, ये जो वर्ड फॉर्मेशन के क्वेश्चंस है जो मैंने अभी आपको 2 करवाए हैं वो बेसिक हैं। ठीक है, और बेसिक ही पूछे जाते हैं ज़्यादातर, ठीक है, पेपर में। लेकिन अगर हो सकता है कि कभी ट्रिक आ जाए, कभी ट्रिकी पेपर आ जाए, तो वहाँ पे आपको वहाँ पे आप जो है अटकना नहीं चाहिए। वहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि मुझे क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। तो इसलिए मैं यहाँ पे आपका एक और लेयर जो है, ये जो वर्ड फॉर्मेशन है इसका अलग एक लेयर और एक लेकर आई हूँ, अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस लेकर आई हूँ। देखिए, पढ़ते हैं इसको। If it is possible to make only one meaningful word from 3rd, 6th, 9th and 10th letter of the word parenthesis, ठीक, गिवन वर्ड है parenthesis। ये बोल रहा है कि अगर इस parenthesis वर्ड जो है, इसका जो 3rd लेटर है, 6th लेटर है, 9th लेटर है और 10th लेटर है, यानी कि 4 लेटर हो गए, 3rd, 6th, 9th और 10th हो गए। उन 4 लेटर को जब हम मिलाएंगे, उनसे उनसे क्या होना चाहिए, एक ही मीनिंगफुल वर्ड बनना चाहिए। समझ गए यहाँ तक? पैरेंथेसिस जो है वो एक वर्ड गिवन है हम लोगों को क्वेश्चन में। फिर बोला गया है कि पैरेंथेसिस का जो 3rd, 6th, 9th और 10th पोजीशन पे लेटर्स हैं, उन सबको मिलाकर एक मीनिंगफुल वर्ड बनना चाहिए। ये हम आगे करेंगे आराम से, पहले आप मेरी बात सुनिए। ठीक है, आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन। फिर क्या कहता है?
एक लेटर, ये एक वर्ड बनना चाहिए मीनिंगफुल, ये हमने बात कर ली। यूजिंग ईच लेटर ओनली वंस, और हर एक लेटर जो है वो सिर्फ एक ही बार क्या होगा, यूज़ होगा। लास्ट लेटर ऑफ द वर्ड इज़ योर आंसर। और मान लीजिए अगर मेरा बनता है MOOD, मूड, ये मेरा आंसर बनता है, ठीक है, एक वर्ड मीनिंगफुल वर्ड बनता है, लास्ट इसका अल्फ़ाबेट क्या है, D, तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, D। समझ गए। अब अगर न्यू बनता है या न्यूज़ बनता है, लास्ट वर्ड क्या है, लास्ट अल्फ़ाबेट क्या है, S, मेरा आंसर आ जाएगा S। ठीक है, अभी आपको जब आगे कराऊंगी तो समझ आ जाएगा, पहले आप क्वेश्चन समझ लीजिए। ठीक है, इफ़ नो सच वर्ड कैन बी फॉर्म्ड, मान लीजिए अगर इन 4 अल्फ़ाबेट्स का कोई भी मीनिंगफुल वर्ड नहीं बन रहा है, देन हमारा आंसर, योर आंसर इज X, फिर हमारा आंसर क्या रहेगा, X। ठीक है, एंड इफ़ मोर देन वन सच वर्ड कैन बी फॉर्म्ड, एंड अगर इन 4 अल्फ़ाबेट से एक से ज़्यादा मीनिंगफुल वर्ड बन रहे हैं तो हमारा आंसर क्या होगा, Y। हमारा आंसर क्या रहेगा, Y। अगर कोई भी मीनिंगफुल वर्ड नहीं बन रहा तो X रहेगा आंसर, अगर मीनिंगफुल वर्ड बन रहा है तो Y रहेगा आंसर। ठीक है, लेकिन वो Y कब रहेगा, जब मीनिंगफुल वर्ड मोर देन वन होंगे। एंड अगर एक सिंगल मीनिंगफुल वर्ड बन रहा है तो हमारा आंसर क्या होगा, उस वर्ड का लास्ट लेटर। यहाँ तक समझ आ गया आप लोगों को। अब देखिए, अब इस क्वेश्चन को अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, देखिए, PARENTHESIS पैरेंथेसिस, हमें क्या बोला है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, हमें बोला है थर्ड लेटर, 6 लेटर, 9 लेटर और 10 लेटर। क्या क्या आया, RTS और I, RTS और I। इसका क्या वर्ड बन सकता है, इसका वर्ड बनता है, क्या बनता है, STIR, STIR, स्टर। स्टर यानी कि जब आप ग्लास में पानी ले लेते हैं या ग्लूकोज ले लेते हैं ग्लास में, और फिर क्या करते हैं, उसको चम्मच से मिलाते हैं, घोलते हैं, तो स्टर मीन्स घोलना। ठीक, तो स्टर जो है वो एक मीनिंगफुल वर्ड बन रहा है। और मैंने क्या कहा था, अगर एक ही, देखिए अब जो ये वर्ड था, जैसे RTS और I, इसका सिर्फ एक ही मीनिंगफुल वर्ड बन रहा था, STIR। और हमने बात की थी अगर एक ही मीनिंगफुल वर्ड बनेगा तो उसका जो लास्ट लेटर होगा वो आपका आंसर होगा, दैट मीन्स R। तो हमारा आंसर क्या है, R। ठीक, अब अगर एक से ज़्यादा मीनिंगफुल वर्ड बनते तो फिर हमारा आंसर होता Y, फिर हमारा आंसर होता Y। और अगर कोई भी मीनिंगफुल वर्ड नहीं बनता तो फिर हमारा आंसर होता X। समझ गए। लेकिन हमारा एक ही सिंगल मीनिंगफुल वर्ड बन रहा है, दैट इज STIR, स्टर, तो हमारा आंसर क्या रहेगा, R, दैट इज द लास्ट अल्फाबेट ऑफ द मीनिंगफुल वर्ड। ठीक है, चलिए, आई होप ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखिए क्या बता रहा है, इफ़ इट इज़ पॉसिबल टू मेक अ मीनिंगफुल वर्ड इंटरप्रिटेशन। ठीक है, एक वर्ड है इंटरप्रिटेशन, ये गिवन वर्ड है। ठीक है, अब ये क्या बोल रहा है, फिर से बोल रहा है कि अगर इस इंटरप्रिटेशन में से आपको क्या बनाना है, एक मीनिंगफुल वर्ड बनाना है। कैसे बनाना है मीनिंगफुल वर्ड, क्या करना है आपको, इस इंटरप्रिटेशन का भी आपको, ये जो इंटरप्रिटेशन वर्ड है इसका भी आपको थर्ड, सिक्स्थ, नाइन्थ और 10th लेटर लेना पड़ेगा। ठीक है, थर्ड, सिक्स्थ, नाइन्थ और 10th लेटर लेना पड़ेगा अगर वो एक मीनिंगफुल वर्ड बनता है। ठीक है, अब देखिए, देन विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी थर्ड लेटर ऑफ दैट वर्ड। अगर मीनिंगफुल वर्ड बनता है तो उसका थर्ड लेटर क्या होगा, जैसे हमने वहाँ पे STIR बताया था, तो अगर यहाँ पे STIR बनता तो यहाँ पे थर्ड लेटर होता I। ठीक, वो हमारा आंसर हो जाता। तो वही बोल रहा है कि जब आप इंटरप्रिटेशन से थर्ड, सिक्स्थ, नाइन्थ और 10th प्लेस को अरेंज करेंगे, जो आपका मीनिंगफुल वर्ड बनेगा उसका थर्ड लेटर आपको बताना है। अब क्या होता है, ये हो गया अगर एक ही मीनिंगफुल वर्ड आपका बन रहा है। ठीक, अब इफ़ मोर देन वन सच वर्ड कैन बी मेड, अगर एक से ज़्यादा मीनिंगफुल वर्ड बन गए तो आपका आंसर क्या आएगा, M। आपका आंसर क्या आ जाएगा, M एज आंसर। एंड इफ़ नो सच वर्ड कैन बी फॉर्म देन गिव X एज आंसर। और अगर कोई भी मीनिंगफुल वर्ड नहीं बन रहा तो आपका आंसर रहेगा X।
समझ गए? अगर मीनिंगफुल वर्ड बन रहा है तो उसका आपको थर्ड लेटर बताना है। अगर मीनिंगफुल वर्ड एक से ज़्यादा बन रहे हैं, एक नहीं बन रहा, एक से ज़्यादा बन रहे, तो आपका आंसर एम रहेगा। अगर कोई भी मीनिंगफुल वर्ड नहीं बन रहा तो आपका आंसर रहेगा एक्स। चलिए आप देखते हैं कि मीनिंगफुल वर्ड बनेगा या नहीं बनेगा। अब देखिए इंटरप्रिटेशन है, ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हमने क्या कहा था? एक तो 3 को लेना है, 6 को लेना है, 9 को लेना है और 10 को लेना है। तो ये आ गया हमारे पास टी पी टी ए। तो टी पी टी ए को अगर आप अरेंज करेंगे तो आपको कोई भी मीनिंगफुल वर्ड नहीं बनेगा। और हमने बात करी थी इफ़ नो सच वर्ड कैन बी फॉर्म्ड देन गिव एक्स एज योर आंसर। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका? एक्स। अगर मोर देन वन मीनिंगफुल वर्ड आते तो एम आंसर रहता। ठीक है, अब देखिए मैं इसमें ही आपको एक और एग्जाम्पल दे देती हूँ। देखिए अब मान लीजिए क्वेश्चन ने क्या बोला है, पहले वो बोल रहा था थर्ड, सिक्स्थ, नाइन्थ और 10th अल्फ़ाबेट्स को लो। मान लीजिए अब वो आपको क्या बोल रहा है, अब वो आपको बोल रहा है 5th ले लो, 4th ले लो, ठीक है, 2nd ले लो और 3rd ले लो। 2nd, 3rd, 4th और 5th। तो 2nd, 3rd, 4th और 5th। ठीक है, एक सेकेंड, ये 1 2 3 4 5। तो वो बोल रहा है एक तो 2nd ले लो, 3rd ले लो, 4th ले लो और 5th ले लो। तो हमारे पास क्या आ गया? एन टी ई आर। ज़रा इसको अरेंज कीजिए, आप इसको अरेंज कीजिए ज़रा। तो आर ई एन टी, रेंट, आर ई एन टी, रेंट जो है वो इसका आंसर बन जाता है। और इसने क्या बोला था क्वेश्चन में कि अगर एक मीनिंगफुल वर्ड बनता है तो उसका थर्ड लेटर आपको, ठीक है, उसका थर्ड लेटर आपको लिखना पड़ेगा। तो अगर यहाँ पे एन भी एक ऑप्शन होता, थर्ड लेटर हमारे पास एन बन जाता, तो हम क्या करते? आंसर एन लिख लेते। ये मैं आपको बस एग्जाम्पल बता रही हूँ क्योंकि यहाँ पे मीनिंगफुल वर्ड नहीं बन रहा था, तो मैं आपको यहाँ पे एक मीनिंगफुल वर्ड बना के दिखा रही थी कि अगर मीनिंगफुल वर्ड बनता है तो उसका तीसरा लेटर हमारा आंसर हो जाना था। ठीक है, अब देखिए और एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। अब मान लीजिए आपको क्या बोला गया है कि थर्ड ले लो, थर्ड अल्फ़ाबेट ले लो, 4th ले लो, 5th ले लो और 10th ले लो, और इससे कोई ना कोई मीनिंगफुल वर्ड बना लो। ठीक है, देख लो अगर मीनिंगफुल वर्ड बनता है तो मीनिंगफुल वर्ड का थर्ड लेटर लिख लेना। अगर मोर देन वन मीनिंगफुल वर्ड निकलता है तो फिर आपको एम लिखना है। अगर कोई भी मीनिंगफुल वर्ड नहीं निकलता तो फिर आपको एक्स लिखना है। ठीक है, अब देखते हैं, ये हमारे पास थर्ड आ गया, ये 4th आ गया, ये 5th आ गया, टी ई आर। ठीक है, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th और 10th। 10th हमारे पास ए आ रहा है, ए आ रहा है। ठीक है, तो टी ई आर ए को ज़रा आप अरेंज कीजिए। तो टी ई ए आर आ जाएगा टीयर, ठीक है, टी ई ए आर टीयर आ जाएगा, आर ए टी ई रेट आ जाएगा, आर ए टी ई रेट आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद टी ए आर ई टेर, ये भी एक वर्ड है। ठीक है, तो एक से ज़्यादा, मोर देन वन मीनिंगफुल वर्ड बन गए, 1 2 3 मीनिंगफुल वर्ड बन गए, यानी कि मोर देन वन मीनिंगफुल वर्ड बन गए। और क्वेश्चन क्या बोल रहा था कि अगर मोर देन वन सच वर्ड कैन बी मेड देन गिव एम एज आंसर। तो फिर आपका आंसर एम आ जाता। ठीक है, अगर जो ओरिजिनल क्वेश्चन था, ओरिजिनल क्वेश्चन जो था उसमें इसने बताया था थर्ड ले लो, 4th ले लो, 5th ले लो और क्या ले लो, सॉरी इसने क्या बताया था, थर्ड ले लो, 6th ले लो, 9th ले लो और 10th ले लो। ठीक है, तो उसमें आपका क्या बन रहा था, उसमें आपका कोई भी मीनिंगफुल वर्ड नहीं बन रहा था, तो एक्स आपका आंसर आ रहा था। ठीक है, और वो जो थर्ड 6th 9th और 10th कहाँ से था, इस क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया, वो आपके पिछले क्वेश्चन में मेंशन किया, आपको उसी को लेके चलना है इस क्वेश्चन में भी। ठीक है, तो चलिए आई होप ये वाली चीज़ भी आपको क्लियर हो गई होगी। अब देखिए अब हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है। देखिए, सिलेक्ट द कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर्स सो दैट लेटर्स अरेंज्ड अकॉर्डिंगली विल फॉर्म अ मीनिंगफुल वर्ड। आपको अल्फ़ाबेट दिए हैं और उनके कुछ आपको कोडिंग्स दिए हैं। आर का कोड है 1, ए का कोड है 2, सी का कोड है 3, ई का कोड है 4, टी का कोड है 5। आपको क्या करना है, आपको इन कोड्स को अरेंज करना है इस हिसाब से कि एक मीनिंगफुल वर्ड बन जाए। सबसे पहले आप देख लीजिए आर ए सी ई टी से क्या मीनिंगफुल वर्ड बन सकता है। ठीक है, देखिए टी
RACE, ट्रेस। ट्रेस यानी कि किसी चीज़ को क्या करना, किसी चीज़ का खुजाव करना, ठीक है, किसी चीज़ को खोद निकालना। तो अब देखिए ट्रेस, TRACE, ट्रेस बन गया एक मीनिंगफुल वर्ड। तो इनके कोड्स कैसे अरेंज होंगे? T का कोड क्या है? 5, तो 5 लिख लो। R का कोड क्या है? 1, तो 1 लिख लो। A का कोड क्या है? 2, तो 2 लिख लो। C का कोड है 3, तो 3 लिख लो। E का कोड है 4, तो 4 लिख लो। क्या बन गया कोड? 5 1 2 3 4। 5 1 2 3 4 जो है वो आपका आंसर बन गया। क्वेश्चन ये पूछ रहा था कि कोड क्या बनेगा, कोड क्या बनेगा अगर हम इन वर्ड्स को, इन अल्फ़ाबेट्स को क्या करेंगे, मीनिंगफुल वर्ड में अरेंज करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन पूछ रहा था कि कोड क्या बनेगा अब अगर हम इन अल्फ़ाबेट्स को मीनिंगफुल वर्ड में अरेंज करेंगे। तो हमने मीनिंगफुल वर्ड में अरेंज किया ट्रेस में, और इन ट्रेस का फिर कोड निकाला, तो 5 1 2 3 4 आपका कोड जो है वो आ गया। ठीक है, देखिए आई होप आपका जो है आज का लेक्चर आपको क्लियर हो गया होगा। और जैसे कि मैं हमेशा बोलती हूँ कि आपको क्या करना पड़ेगा, क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिस करने पड़ेंगे, बिकॉज प्रैक्टिस के बिना रीजनिंग जो है दैट इज़ इनकम्प्लीट। तो आपको क्या करनी पड़ेंगी, प्रैक्टिस करनी पड़ेंगी। और जो क्वेश्चंस मैंने आपको यहाँ पे कराए हैं ज़रूरी नहीं है वही क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ जाएँ, बट हाँ इतना है कि उसी पैटर्न पे आपके क्वेश्चन आ जाएंगे, उसी टाइप के क्वेश्चन आ जाएंगे। तो इसलिए बेहतर है आप क्या करें, जो क्वेश्चंस आपको करवाए गए हैं उन्हीं लाइंस पे, उन्हीं टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करें, और एग्ज़ाम में आप स्पीड जो है वो बहुत ही ज़्यादा मेंटेन रखें, अपनी स्पीड जो है ज़्यादा रखें, ताकि आप बाकी बच्चों के कंपैरिजन में पेपर को जल्दी और सही में अटेम्प्ट कर पाए। चलिए ऑल द बेस्ट, और पढ़ते रहिएगा, प्रैक्टिस करते रहिएगा। विश यू अ वेरी गुड लक। थैंक यू।